वेलकम टू JKCSC। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, लगभग मई से लेकर सितंबर 2025 का करंट अफेयर इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब इस लेक्चर का बेनिफिट क्या होगा आपको, सबसे पहले कि जो बच्चों ने अभी तक करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। इससे आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन रहेगी कि आपने लास्ट के 5-6 मंथ के जो है करंट अफेयर अच्छे से कर रखे हैं। JKAS के प्रीलिम्स के लिए लास्ट के 5 to 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर आप नोट करोगे तो यहाँ से आपके अराउंड 60 to 70% जो हैं करंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से फंस जाते हैं लास्ट के 5-6 मंथ से। तो उसके बेसिस पे ये मैंने कुछ कंपाइलेशन बनाई है, हैंड रिटन है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ भी आएगी और होपफुली यहाँ से आप एक कॉन्फिडेंस कैरी करके जाओगे। जब एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो आपको ये रहेगा कि हमने स्टैटिक भी अच्छे से किया है और एटलीस्ट लास्ट के 5-6-7 मंथ का करंट अफेयर भी हम करके आए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको एक एज देगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टाइम कि हाँ भाई हमने चीज़ें करके आए हैं। तो वो एक आप एडवांटेज मिलेगा इस लेक्चर से। और रही बात प्रीलिम्स की, वो 7 दिसंबर को होता है या आगे को भी होता है, जब भी होगा ये लेक्चर आपका तब भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इनके 7 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है तो आप एटलीस्ट इस सिचुएशन में होने चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसमें कवर कर लें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कट ऑफ जो है अराउंड 60-70s में रहता है। तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई नहीं रहता है। तो ये वाला पार्ट का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमने ऑलरेडी PIP कवर किया है तो होपफुली उसमें से भी आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये एक्ट 2019 का है। नेशनल मेडिकल कमीशन उसके अंडर बनी है और जो भी कमीशन या जो भी बॉडी जो किसी एक्ट के अंदर बनती है पार्लियामेंट के, उसको स्ट्रेचुटरी बॉडी कहते हैं, ठीक। और इसने रिप्लेस किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो डिसॉल्व किए गए हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। अब ये किस, इसकी जो कंपोनेंट है कमीशन के, ये किस से बने हुए हैं, तो इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखने वाली हैं। उसमें से ये याद रखना, कंपोजिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एक चेयरमैन होगा, 10 मेंबर्स जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 22 मेंबर जो होंगे वो पार्ट टाइम मेंबर होंगे। अब इसके अंदर 4 ऑटोनोमस बोर्ड जो होंगे वो नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर रहने वाले हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और काम क्या करेगी, इट विल कंट्रोल फी फॉर 50% सीट्स इन प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस। जो भी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस हैं उनकी 50% की जो फ़ी है, 50% सीट्स की जो ये फ़ी है वो ये आपका NMC जो है कंट्रोल करेगा। सेकंड चीज़ क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट विल ग्रांट लिमिटेड लाइसेंसेस टू कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर। जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर हैं उनको ये लाइसेंस भी प्रोवाइड करेगा। सेकंड हमारा टॉपिक है इंडो फ्रेंच, मतलब इंडिया और फ्रेंच के ऊपर है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक बेस्ड पे। तो इंडिया के अंदर आपको पता है पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फ्रेंच के अंदर आपको सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मिलेगी, जो जिसके अंदर आपको ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मिलेगी, यानी कि प्रेसिडेंट और प्लस प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। इंडिया के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है इलेक्ट होता है, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। वहाँ पे आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होती है। फ्रेंच के अंदर आपका जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, और किसके बेसिस पे, यूनिवर्सल अडल्ट सरफेज के बेसिस पे। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट किया जाता है वो लोकसभा के अंदर बाई लोकसभा। सो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाई लोकसभा एंड मस्ट रिटेन द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, जो बोलते हैं ना नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन। लेकिन वहां पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन मस्ट कीप असेंबली कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये क्या करना चाहिए, असेंबली का कॉन्फिडेंस साथ में रखना चाहिए। सो इंडिया का क्या सिस्टम है, क्वाजी फेडरल, और आपको फ्रेंच के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। सेकुलरिज्म की बात करें तो इंडिया का पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड सेकुलरिज्म, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट की, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है।
सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन वाज सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। तो ये ई गवर्नेंस के साथ रिलेट करती है। ये हमने 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है ई गवर्नेंस पे, वहाँ पे विशाखापट्टनम जो है डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट की गई है। तो ये याद रखना, इतना ही आप याद रखेंगे इससे कि ई गवर्नेंस के रिलेटेड जो है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देला। देला सिंपल सा आएगा कि देला वाज इन न्यूज़ क्या है। देला एक वर्ल्ड का पहला एआई मिनिस्टर है जो अपॉइंट किया किसने, अल्बानिया ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। ये एक बोर्ड है जो क्या करेगा, मैनेज करेगा और ऐड करेगा रिवॉर्ड्स किसके लिए, जो भी पब्लिक टेंडर्स हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के। और एम क्या रहेगी, टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइज करप्शन। तो करप्शन को मिनिमाइज करना है और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। डेला क्या है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट एआई मिनिस्टर है जो अपॉइंट किया है किसने, अल्बानिया ने। तो ये कंट्री का नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 का जो रिलीज किया है किसने किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। अब ये पासपोर्ट्स के लिए और वीज़ा के लिए कुछ एग्जाम्पशन मिला है किन इंडिविजुअल्स को, वो देखना है आपने। सबसे पहले जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं जो ड्यूटी पे हैं उनके लिए एग्जाम्पशन है। देन आपके इंडियन, नेपालीज, भूटानी सिटीज़न जो कुछ स्पेसिफाइड बॉर्डर्स पे हैं उनको एग्जाम्पशन मिली है। जो तिब्बतन्स हैं जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है और स्पेशल परमिट है, दे आर आल्सो एग्जेम्प्टेड। देन कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कौन से, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, इनको अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने के लिए जो बाई 31 दिसंबर 2024 तक आ रहे हैं, और ये विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट भी आ सकते हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन होगी तब भी अलाउड है। तो ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का हुआ था। तो इन 6 माइनॉरिटीज़ को अलाउ किया गया था इन 3 कंट्री से कि ये अपने कंट्रीज वहाँ से यहाँ पे आके इंडिया में एज ए सिटीज़न अलाउ किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है रजिस्टर्ड जो श्रीलंकन तामिलियन जो नेशनल्स हैं जिन्होंने शेल्टर लिया था कब, 9 जनवरी 2025 से, उनको भी एग्जेम्पशन है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 25th जो सबमिट हुई है कहाँ पे हुई है, तियानजिन में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, तियानजिन कहाँ पे है, चाइना के अंदर। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे 3 पिलर्स पे फोकस किया है इंडिया के, कौन कौन से, सिक्योरिटी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। और जो 26 जो सबमिट होगी 2025-26, उसकी चेयरमैनशिप जो मिलेगी वो किर्गिज़ रिपब्लिक जो है, किर्गिस्तान, उनके लिए वहाँ पे नेक्स्ट जो सबमिट वहाँ पे होगी। तो एससीओ का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रहेगी वो 2035 तक इसके अंदर आया है। अब एससीओ के अंदर 27 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 17 पार्टनर कंट्रीज़ हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू लेटेस्ट पार्टनर कंट्री कौन सी बनी है, तो वो याद रखना लाओस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। बाकी जो भी एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको चाइना का जो बेदू नेविगेशन सिस्टम है उसको यूज़ करने की भी परमिशन मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रख लेना है। जैसे जीपीएस है यूएसए का, वैसे ही बेदू नेविगेशन जो सिस्टम है वो चाइना का है, जो कि इनके एससीओ के मेंबर्स को क्या किया है, यूज़ करने की अनुमति दे दी गई है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप का 24th राउंड हुआ है, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग हुआ है 2 कंट्री के बीच में। इंडिया का अब देखा जाए तो इंडिया का ट्रेड जो है चाइना के साथ डेफिसिट है, ये चीज़ याद रखना, लगभग 99 बिलियन यूएस डॉलर का है 2024-25 के बीच में। चाइना ने अगस्त 2025 में ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनी है। तो ये याद रखना, अगस्त 2025 में अगर आप देखें तो चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। चाइना जो है अकाउंट फॉर 70% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ और एक्सट्रैक्शन, जो रेयर अर्थ मेटल हैं, जो रेयर अर्थ और एक्सट्रैक्शन है उसका 70% जो है चाइना होल्ड करता है। और 90% जो है रेयर अर्थ और की प्रोसेसिंग भी चाइना के अंदर होती है। एक्सट्रैक्शन 70% और प्रोसेसिंग जो है 90% चाइना करता है।
इंडिया इजराइल, इजराइल बिकेम फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद इंडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद इंडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना, इजराइल। और को डेवलप दोनों कंट्री ने क्या किया है, बराक 8 मिसाइल सिस्टम। और हाइफा पोर्ट याद रख लेना, न्यूज़ में था, ये हाइफा पोर्ट जो है इजराइल के अंदर है। और अरेबिया जो सऊदी अरेबिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया को। ये पॉइंट एक ध्यान में रखना है। मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन, तो इस तरीके के कन्वेंशन कई बार आ जाते हैं। तो मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन क्या है, आर्टिकल 1 ऑफ 1993 का जो है ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स, ये डिफाइन करता है क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड। तो ये चीज़ आपने सिंपल सा याद रखना है कि ये क्या है, इसका आर्टिकल 1993 का जो बोलता है कि भाई जो भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं स्टेट की, वो डिफाइन करता है क्राइटेरिया किस चीज़ के लिए, आपका स्टेटहुड के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड। तो इंडिया ने इसको साइन किया था 1949 में और रेटिफाई भी किया था 1959 में। तो ये चीज़ आपने याद रखना कि इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, जो कन्वेंशन है किसके रिलेटेड, जो क्राइम जीनोसाइड के अगेंस्ट होते हैं। अब जीनोसाइड क्या है, जीनोसाइड ऐसा क्राइम है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बोथ इन द टाइम ऑफ वॉर एज वेल एज इन टाइम ऑफ पीस अगर जो है परफॉर्म किया जाए, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एडजुडिकेट करता है केसेस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन के जो केसेस हैं वो ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको हैंडल करता है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखो, तो ये बुर्किनो फासो, माली और नाइजर रिसेंटली इन्होंने ICC से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसका स्टैटिक याद रखना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो आपका हेग नीदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट ICC या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ओरिजिन इसका देखने को मिलेगा आपको रोम स्टैट्यूट के द्वारा। रोम स्टैट्यूट के द्वारा जो है इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा 1998 में, और 2002 में ये फोर्स में आएगा। ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है किसको, एंड ट्राई इंडिविजुअल नॉट ग्रुप पर सेट। ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, ठीक है ना। कोई भी सीरियस क्राइम वगैरह अगर किसी इंडिविजुअल अगेंस्ट है तो उसके अगेंस्ट ये कार्रवाई करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है, इंडिया, इजराइल, USA, रशिया और चाइना, ये इस रोम स्टैट्यूट की पार्टी नहीं है, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ये मेंबर नहीं है। और को याद रहे ना रहे, इंडिया, चाइना याद रखो और रशिया याद रखो और USA भी याद रखो कि ये भाई इंडिया, USA, रशिया, चाइना जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। और इसका जो डिसीजन है वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखें। स्कारबोरो शॉल एक क्या है, आपका डिस्प्यूटेड प्लेस है, डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि चाइना और फिलीपीन की टेरिटरी के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये जो स्कारबोरो शॉल है ये किस किस कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो चाइना और फिलीपीन की टेरिटरी का एक क्या है, डिस्प्यूटेड पार्ट है, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी के अंदर। नेक्स्ट है आपका बैग्राम एयर बेस, ये लार्जेस्ट एयर बेस है कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। याद रखना बैग्राम एयर बेस कहाँ पे है, ये आपका लार्जेस्ट एयर बेस है अफगानिस्तान के अंदर, विच इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द कैपिटल काबुल से नॉर्थ की तरफ है। ओरिजिनली इसको सोवियत यूनियन ने बनाया था 1950s में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। रिसेंटली GST के अंदर रिफॉर्म्स आए, तो होपफुली आपको GST के बारे में स्टैटिक पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार जल्दी से इकोनॉमी के सेक्शन में जाके, या अगर पॉलिटी की आप तो GST काउंसिल, वहाँ से एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। GST काउंसिल के रिफॉर्म जो आए हैं, सबसे पहले एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है ये 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, और 2017 का जो एक्ट बना उससे आगे 2016 में आई थिंक आया था, 2017 से ये फोर्स में आ गया था। इसके अंदर सेंट्रल GST होता है, स्टेट GST होता है, यूनियन टेरिटरी GST होता है, और इंटीग्रेटेड GST होता है। जो इंटीग्रेटेड GST होता है, याद रख लेना, ये इंटर स्टेट के लिए होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर अगर कोई सामान जो है वो चेंज हो रहा है तो तब वो आपको इंटीग्रेटेड IGST लगेगा। तो बाकी जो CGST
सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी है, ये आपको इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे लिख दिया है ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे लगता है। इसको कलेक्ट कौन करता है? सेंटर करता है। कलेक्शन इसकी सेंटर करता है लेकिन शेयर वो स्टेट्स के साथ करता है। और जीएसटी जो है आपका है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि एक जगह से जब यहाँ से जो सामान गया बी स्टेट में और यहाँ जाके आपको जीएसटी की कलेक्शन देखनी है, तो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसके अंदर 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस और 13 सेसिस जो हैं उन सबको कंबाइन करके ये एक जीएसटी आपका टैक्स बना था। ये हो गया आपका हल्का सा स्टैटिक। न्यू रिफॉर्म्स क्या हैं? 2 नई स्लैब ऐड कर दी गई हैं, एक 5% की और एक 18% की। अर्लियर जो 12% और 28% के रेट्स थे उनको रिमूव करके अब आए हैं 5% एंड 18%। एक अलग से 40% का स्पेशल डीमेरिट रेट जो है अप्लाई करेगा किन चीज़ों पे? जो सिन गुड्स हैं और जो लग्जूरियस गुड्स हैं उनके ऊपर 40% का आपको ये टैक्स देखने को मिलेगा, जो कि रिप्लेस कर रहा है कंपनसेशन सेस लेवाई। जो पहले कंपनसेशन सेस लेवाई लगाया जाता था उसको रिप्लेस करके अब एक ही 40% का टैक्स लगेगा, जो सिन गुड्स और जो कुछ सिलेक्टेड लग्जूरियस चीज़ें हैं उनके ऊपर ये मिलेगा आपको। एक मीडियम टैक्स रेट है इफेक्टिवली जो 12% से 5% के ऊपर लगा है। अब देखो जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं जैसे हेयर ऑयल हो गया, सोप बार्स हो गए, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इनके ऊपर पहले 18% लगता था, अब क्या लगेगा? 5% लगेगा। अच्छा, हेल्थ के लिए 5% और एग्जेम्पशन मिली गई है। तो जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन ऑल इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड देयर री इंश्योरेंस। 36 स्पेसिफिक लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनको भी नील रेट में क्या कर दिया गया है, मतलब जीरो जीएसटी में उनको इंक्लूड किया है, हटा दिया जीएसटी से। एंड मोस्ट ऑफ अदर मेडिसिन मूव फ्रॉम, और काफ़ी ज़्यादा जो मेडिसिन है उनको 12% जिन पे जीएसटी था अब उनको 5% सिर्फ जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मेडिसिन में भी जीएसटी को डिक्रीज कर दिया है, इसेंशियल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी डिक्रीज कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका या ये हाँ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंडिविजुअल लाइफ के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पशन या सिर्फ 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। की इकोनॉमिक ड्राइवर्स, अब जैसे एयर कंडीशनर हो गया, डिश वॉशिंग मशीन होगी और जितने भी टीवी सेट्स हैं सारे के सारे, उनको 28% पहले जीएसटी पे करना पड़ता था हम लोगों को, अब कितना करना पड़ेगा? 18%। जो सीमेंट है वहाँ पे सीमेंट के प्राइस पे भी जीएसटी जो है 28% से 18% अब लगेगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ पे भी अब 18% आपको जीएसटी देखने को देना पड़ेगा। जैसे छोटी कार्स जो हैं जो पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी पे अप टू 1200 सीसी, और जो डीजल वाली गाड़ियां हैं 1500 सीसी वाली वो या अंडर 4000 mm, मतलब कि लेंथ भी बताइए कि इतनी लेंथ तक वो होने चाहिए। और प्लस जो मोटरसाइकिल हैं वो 350 सीसी वाले होने चाहिए, उनको 18% जो है जीएसटी अब पे करना पड़ेगा। नाउ जीएसटी काउंसिल, देखो जीएसटी काउंसिल की बात करें तो हेडक्वार्टर जो हमारा है न्यू दिल्ली के अंदर सेक्रेटरीट में देखने को मिलेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279A के अंडर। और इसमें यह है कि इट मस्ट मीट एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में एक बार इनको मिलना है। तो चेयरमैन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रेवेन्यू और फाइनेंस के हैं, और प्लस फाइनेंस मिनिस्टर जो है सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एज मेंबर असिस्ट करेंगे। सेंटर के पास 1/3 वोट की पावर है, स्टेट के पास 2/3 जो है वोटिंग पावर है। डिसीजन जो होगा 75% यानी कि 3/4% की मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इंडियाज टेक्सटाइल के ऊपर सिंपल सा याद रख लेना, पीएम मित्र जो स्कीम या पार्क है ये आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड है। और रिसेंटली ये पीएम मित्र जो पार्क बनी है ये धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंडर इसको बनाया है। हमारे इंडिया में पीएम मित्र पार्क के अंडर 7 पार्क्स बनाई गई हैं। वो कहाँ कहाँ पे? यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, तेलंगाना के अंदर, देन तमिलनाडु, देन आपका कर्नाटका के अंदर, देन महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर। तो ये 7 जगह। गुजरात के अंदर नवसारी जो
ग्रीन जो आपकी पार्क है। देन महाराष्ट्र के अंदर अमरावती जो कि ब्राउन प्रोजेक्ट है, कर्नाटका के अंदर कालबरोगी जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु के अंदर भी ग्रीन प्रोजेक्ट है, एंड देन तेलंगाना जो वारंगल है वहाँ पे ये ब्राउन प्रोजेक्ट है, और एमपी और यूपी के अंदर ग्रीन प्रोजेक्ट है। यूपी के अंदर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा और एमपी के अंदर धार के अंदर देखने पड़ेगा। सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है आफ्टर चाइना, तो ये चीज़ याद रखना है टेक्सटाइल की, और 6 लार्जेस्ट हम एक्सपोर्टर हैं ग्लोबल ट्रेड के, और अराउंड 2.3% ऑफ जीडीपी, और जो है नॉट मोर देन 12% जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी यहाँ पे इंडिया में होता है। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर की अगर बात कोई डिपार्टमेंट हमारा करता है तो वो आपका हमारा टेक्सटाइल करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रख लेना। और इसके अंदर क्या चीज़ याद रख लेनी है कि 100% एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट जो है टेक्सटाइल के अंदर अवेलेबल की हुई है, अलो की हुई है। अब इंडिया के लॉजिस्टिक के ऊपर न्यूज़ है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज़ किया, सबसे पहले यही याद रखना कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया का रैंक 38 है। अराउंड 8% जीडीपी इंडिया की है टोटल एस्टिमेटेड लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर जाती थी 2023 और 24 के अंदर। एक प्रोजेक्ट स्माइल प्रोग्राम जो है वो हमने लॉन्च किया था, किसकी कोलैबोरेशन के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। इसका काम क्या था, टू इम्प्रूव इंडियाज़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस करना लॉजिस्टिक कॉस्ट को और इंक्रीज करनी एफिशिएंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्माइल प्रोग्राम जो है किसकी कोलैबोरेशन के साथ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपने याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस स्कीम के 5 साल हो गए हैं कंप्लीट। इन 2020 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर ये इसको आपका क्या किया था, लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था, नाम से ही पता लग गया होगा, टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो फिश के रिलेटेड है ये आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इम्प्लीमेंट की गई थी सारी स्टेट्स और यूटीज़ में। कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। तो इसके एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, इंडिया टुडे इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और लगभग 8% ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन भी इंडिया की तरफ से होता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट, जो कैग के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, सारी की सारी स्टेट्स के लिए इसको रिलीज़ किया गया है, और पिछले 10 साल का इसके अंदर टाइम पीरियड जो है, जो कि डेटा है यूज़ करके इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। 2013-14 से 2022-23 का इसके अंदर स्टैटिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। अब जो स्टेट का टोटल डेट है 2022-23 में, वो है 22.17 जो कंट्री के जीडीपी का है। एफआरबीएम एक्ट के अंदर स्टेट का जो डेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए बाई 24-25, तो लगभग आसपास उसके हम पहुंच गए हैं। अब डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो अगर देखें तो हाईएस्ट रेशो है 40.35 किसकी, पंजाब की, देन फॉलोड बाय नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। तो हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशो जो होती है स्टेट जीडीपी रेशो, वो पंजाब की ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें कि सारी की सारी जो स्टेट्स है ना वो डेफिसिट है, तो फिस्कल डेफिसिट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल 28 स्टेट्स आर इन डेफिसिट, तो आपने इसको सही चीज़ माननी है क्योंकि ये सही बात है। एक सर्वे हुआ है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ 2023-24 का, मॉस्पी द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। तो इसके अंदर आपको सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है कि टॉप 5 स्टेट्स जो हैं हमारे इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो पहली है तमिलनाडु, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन आपकी यूपी एंड देन कर्नाटका। एटलीस्ट टॉप 2 तो याद रख लो, तमिलनाडु एंड देन गुजरात। एक भारतीय इनिशिएटिव है, ये अपीडा मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया, अपीडा ने लॉन्च किया टू सपोर्ट एग्रीकल्चर फूड स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर और फूड स्टार्टअप्स जो हैं उनको बूस्ट करने के लिए, ताकि इंडिया का फूड एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो सके। बस इतना ही इसका याद रखना है नाम। एक इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपको पता है WIPO जो है वो रिलीज़ करता है। इंडिया का रैंक 38 है, और इंडिया अलॉन्ग वियतनाम लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अवर परफॉर्मेंस है। तो ये खैर ये
मेंस के लिए पॉइंट ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, बस आपने इतना याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है WIPO द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया का रैंक है 38। नेक्स्ट, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आपके OECD ने क्या किया है, स्टार्ट किया है या लॉन्च किया है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसने OECD ने इंडिया की GDP फॉरकास्ट की है कितनी, 6.7% रहने वाली है, तो ये चीज़ याद रख लेना आपने। अब ओपीएम के बारे में। ओपीएम पॉपी प्लांट जो हैं ये सोर्स होते हैं ओपीएम गम के, जो क्या कंटेन करता है, सिवरल इनडिस्पेंसेबल एल्कोलाइड, ये याद रखना है। एल्कोलाइड क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया और थैबीन हो गया। अब जो मॉर्फिन होता है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ मेडिसिन के तौर पर, और जो कोडीन होता है वो इसको मैन्युफैक्चरर में यूज़ किया जाता है कफ सिरप के। तो याद रखें, जब कफ सिरप जो बनती है वहाँ पे आपको कोडीन यूज़ किया जाता है, और जो पेन रिलीफ जो मेडिसिन होती है वो मॉर्फिन यूज़ की जाती है। और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने ऑथराइज़ किया है, which is authorized by UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स टू प्रोड्यूस गम ओपीएम। तो गम ओपीएम की परमिशन सिर्फ इंडिया को ही मिली है, किसके द्वारा, UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स कब मिली थी, 1961 में। 11 अदर कंट्रीज कल्टिवेट ओपियम पॉपी बट डू नॉट एक्सट्रैक्ट गम। जो ओपीएम की कल्टीवेशन है इंडिया को मिला के 12 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया के अलावा 1+11 की बात करें ये हैं, लेकिन जो गम एक्सट्रैक्शन है ना वो सिर्फ इंडिया को ही अलो की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ईडी तो लगभग सारा साल ही न्यूज़ में रहता है, तो इसका ये याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। 1956 में ईडी का डिपार्टमेंट आया था। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसका हेड कौन होता है, हेडेड बाय डायरेक्टर, और डायरेक्टर कौन होता है, हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डायरेक्टर होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। किसके लिए आई थी ईडी, तो आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज के लिए। एक न्यूज़ में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि पिग बचरिंग क्या है। पिग बचरिंग क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड एक स्कैम है दैट ब्लेंड्स रोमांस स्कैम विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ठीक है, पर्टिकुलरली टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट। जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं उनको क्या करता है, ये अटैक करता है। तो ये क्या एक स्कैम है, बस इतना याद रख लो। जैसे एक फैंटम हैकिंग भी है जो कि टारगेट करता है वल्नरेबल और सीनियर सिटीजन्स को। तो इनका काम क्या है, जितने भी वल्नरेबल और सीनियर सिटीजन हैं उनको बेवकूफ़ बना के उनसे क्या करने का, उनके साथ स्कैम करते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखने के, पिग बचरिंग और फैंटम हैकिंग रिलेटेड टू स्कैम्स, बस इतना याद रख लो। फर्स्ट ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो पहला ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया याद रखना, मोरक्को के अंदर। और ये जो है ये व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म होगा 8x8 का। किसने बनाया, बाई जॉइंटली बाई टाटा एडवांस सैटेलाइट लिमिटेड प्लस DRDO, तो दोनों ने मिलकर बनाया। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कौन सी कंट्री के अंदर बना है, तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि साहब ये हमारा मोरक्को के अंदर बना है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। एंड्रोथ क्या है, ये इंडिजीनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन है। तो नाम जो है एंड्रोथा एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप आर्कीपेलागो के अंदर है, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। तो ये याद रखना है आपने। कुछ एक्सरसाइजेज थी न्यूज़ में, जैसे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है USA, इजिप्ट और इंडिया। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज ब्राइट स्टार USA, इजिप्ट और इंडिया, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में ये हुई है। एक्सरसाइज मैत्री जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। एक्सरसाइज जपाड जो है इंडिया, रशिया और बेलारूस के बीच में ये हुई है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि नक्सलाइट जो एरिया है छत्तीसगढ़ तेलंगाना, तो उसी एरिया में हुआ। तो बिल्कुल उनकी बॉर्डर के ऊपर इसको परफॉर्म किया गया है, और वहाँ पे एक करीघाटा हिल है, उसके अराउंड पे ये आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट परफॉर्म हुआ है। अब इसी के रिलेटेड याद रख लेना, मिशन संकल्प जो है ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे हुआ है, और मिशन जो ग्रीन ऑपरेशन हंट है ये 5 स्टेटों के द्वारा मिलके ये परफॉर्म किया गया है टू काउंटर नक्सल।
वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यूएन हाई सी ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो यूएन क्लॉज के अंदर बनाई गई थी। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, लेकिन इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडिया साइंड द ट्रीटी बट नॉट रेटिफाइड येट। सो मेंबर नॉट पार्ट ऑफ यूएन क्लॉज कैन आल्सो ज्वाइन BBNJ एग्रीमेंट। जो इसका BBNJ एग्रीमेंट है, जो यूएन क्लॉज के मेंबर नहीं है वो भी साइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया के लिए होता है, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रांसफ़र ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी के लिए होता है। तो यूएन क्लॉज के बारे में बोले जाए तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन। तो सिंपल सा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन किसको बोलते हैं? यूएन क्लॉज को। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही ओशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएन क्लॉज है, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। 20 सितंबर 2025 में ये किर्गिस्तान के अंदर इसकी मीटिंग हुई है। तो देखो, टेरिटोरियल जो सी होता है वो अप टू 12 नॉटिकल माइल जो है फ्रॉम बेस लाइन से आगे उस उतने एरिया को टेरिटोरियल सी बोलते हैं। कॉन्टिग्यूअस जोन जो होता है 24 नॉटिकल माइल, ये सारे के सारे बेस लाइन से किए जाते हैं। और EEZ यह आपका होता है लगभग 200 नॉटिकल माइल तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीप सी माइनिंग जो प्रोजेक्ट है ना, याद रख लेना, ये यूएन क्लॉज के अंदर नहीं है। ये डीप सी माइनिंग जो है ये ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है वो अलो करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इंद्र सागर डैम जो है आपने याद रखना। कई बार डैम कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन इस टाइप का फंस सकता है। तो याद रखना ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। रिवर इन MP इज कंट्रीज लार्जेस्ट रिजर्वायर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट डैम जो है, ओनिंग नेशन है इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अगर देखे जाए तो चाइना में है डैम, देन USA में, एंड देन थर्ड जो लार्जेस्ट डैम्स हैं वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डैम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम जो है आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी ग्रे राइनो इवेंट के बारे में। ब्लैक स्वान इवेंट आपने सुना हुआ होगा। तो ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज हाईली प्रोबेबल हाई इम्पैक्ट बट येट निग्लेक्टेड सिस्टमिक डिसरप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। दीज आर नॉट रैंडम सरप्राइजेज। ये रैंडम सरप्राइज नहीं है जैसे ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं, लेकिन ये अकर होते हैं आफ्टर क्लियर वार्निंग एंड एक्यूमुलेटिंग एविडेंस। तो ये याद रख लेना। ग्रे राइनो इवेंट किसके रिलेटेड है? लैंडस्लाइड्स के रिलेटेड है। जो लैंडस्लाइड होती है ये अचानक से नहीं, इसके पहले से ही आपको हल्की आपको लैंडस्लाइड होने के इवेंट्स देखने को मिलेंगे, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो ये याद रख लेना। ग्रे राइनो इवेंट जो हैं ये रैंडम नहीं है और ना ही के सरप्राइज है। ब्लैक स्वान इवेंट्स जो होते हैं ये भी लैंडस्लाइड के होते हैं, लेकिन अचानक से जो लैंडस्लाइड हो जाती है इसमें आपको पहले से ही पता चल जाता है कि ये वाला इवेंट आने वाला है। तो वायनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड हुई है उसको कहा गया कि भाई ये ग्रे राइनो इवेंट है। तो अब इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्रे राइनो इवेंट, और आपको एक पहला ही ऑप्शन दिया होगा कि जो राइनासोरस हैं उनको कंजर्वेशन के लिए ये कुछ इवेंट है। तो हम लोग सोचेंगे यार राइनो है तो हो सकता है इसी के रिलेटेड है, तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी है हमने। ग्रे राइनो इवेंट जो है हमारा लैंडस्लाइड के रिलेटेड है। कुछ टर्म्स ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए यूज़ की जाती हैं। एक बार JKS के PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने याद रखना है। हॉरिकेन्स जो हैं आपके नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर बोला जाता है। साइक्लोन हम इंडियन ओशन के अंदर पुकारते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और टाइफोन जो है आपका वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर है। और विली जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न इंडियन ओशन के अंदर इसको बोलते हैं विली। और विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोलते हैं। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे न्यूज़ में, जैसे सावलकोट प्रोजेक्ट है, ये चेनाब रिवर के ऊपर है। देन हियो एंड ताई जो है वन अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपका सियोम रिवर के ऊपर है। देन उज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ये आपका सुबनसरी रिवर के ऊपर है। तो सुबनसरी रिवर की बात अगर करें तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत के अंदर, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और ये एक ट्रांस हिमालयन एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होते हैं जो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले ही ऑलरेडी जो हैं वो बह रहे होते हैं, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होता है और फ्लो करता है
असम के अंदर और फिर ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेता है। और इसी सुबनसिरी रिवर को बोला जाता है गोल्डन रिवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर, याद रख लेना। बिकॉज ऑफ द गोल्ड डस्ट फॉर्म इन इट्स वाटर, तो इसके वाटर के अंदर गोल्ड डस्ट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो है ये रशिया ने डेवलप की है, किसके लिए? कैंसर के लिए, टू ट्रीट कैंसर। ठीक, ये याद रखना है, ऑन्कोलॉजी एंड पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन। तो mRNA बेस्ड जो है ये वैक्सीन है। इट यूजेस ऑन्कोलॉजिट वायरस को ये यूज़ करता है जो डायरेक्टली किल करेगा कैंसर सेल को और स्टिमुलेट करेगा एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स को। वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्टिवेटेड हुई है कहाँ पे? डिटेक्टर जो है इसको ऑल्सो नोन एज जागमैन, जो कि अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, जूनो, और जूनो बोलते हैं। ये कहाँ पे है? याद रखना, सिंपल से याद रखना कहाँ पे ये आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्ट हुई है। तो ये आपको चाइना के अंदर डिटेक्ट हुई है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लगभग 700 मीटर अंडरग्राउंड ये सिचुएटेड है। अब न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। इसकी जीरो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जीरो साइज होता है और टिनी मास होता है, बहुत कम मास होता है। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है आफ्टर फोटॉन, तो ये भी याद रख लेना। तो इसको डिटेक्ट करना काफ़ी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। और ये लगभग ट्रैवल करता है नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के अंदर भी याद रखो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यूट्रिनो के रिलेटेड। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयरन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। सो इट इस्टेब्लिश अंडर किसके? सेंटर्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एक रिचार्जेबल बैटरी है जहाँ पे आपको लिथियम आयन मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कौन सा? ग्रेफाइट, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में। चाइना जो है कंट्रोल करता है हाफ ऑफ लिथियम तो प्रोडक्शन, तो याद रखना हाफ ऑफ लिथियम प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल करता है और 70% जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो भी प्रोड्यूस करता है चाइना। अब दादा भाई नौरोजी 200th बर्थ एनिवर्सरी, तो इम्पॉर्टेंट है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे और ये अनऑफिशियल एम्बेसडर थे इंडिया के। 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बनते हैं। मैंने डेट्स मेंशन की हैं लेकिन आपने ये बताना है कौन कौन सी जगह पे ये प्रेसिडेंट बने थे। 1886 में थे, देन 1893 में, देन 1906 के सेशन में ये प्रेसिडेंट बने। तो 3 बार जो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये क्या बने थे? प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी। अब ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर। ये पहले इंडियन थे जिनको प्रोफेसर कहाँ पे? एल्फिनस्टोन यूनिवर्सिटी के अंदर इनको बनाया गया था। एंड ही टॉट इन द स्पेशल क्लासेस हेल्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो इन्होंने स्पेशल क्लासेस भी ली थी जिसके अंदर इन्होंने वुमेन एजुकेशन के स्प्रेड की बात की थी। 1855 में इन्होंने ही लेफ्ट लंदन, इन्होंने लंदन छोड़ा था और इन्होंने ज्वाइन किया था बिजनेस। और ये प्रोफेसर ऑफ गुजराती यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वहाँ पे भी ये प्रोफेसर बनते हैं। 1875 के अंदर इनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कहाँ? बॉम्बे में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इन्होंने कुछ फाउंड किया था क्या? स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी 1848 के अंदर, जो लेटर ऑन विच इस्टेब्लिश 6 स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बाई 1840 1849 आते आते 6 स्कूल जो हैं गर्ल्स के लिए भी इस्टेब्लिश किए थे इनकी इसके अंदर। इन्होंने रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर जो है वो फाउंड किया था और ये को फाउंडर थे किसके? रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 के अंदर, जो कि पारसी सोसाइटी के रिफॉर्म्स के लिए थी। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, याद रखना, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दादा भाई नौरोजी के ही आपको लिखित मिलेंगी। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? द लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में फाउंड की थी और 1866 में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इनके द्वारा फॉर्म की गई थी। सॉरी, ये फर्स्ट इंडियन एमपी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थे, बने थे। तो एक बुक इनकी याद रख लेना, द ड्यूटीज ऑफ द जोरास्ट्रियन। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। द ड्यूटीज ऑफ द जोरास्ट्रियन किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट
100 ईयर हो गए हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसकी है, तो EVR रामास्वामी, या इनका दूसरा नाम पेरियार भी है, तो पेरियार भी ऑप्शन में आएगा, तो वो आपने देख लेना, जो भी नाम आएगा वही लिखना है। 1925 के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बनी थी। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल आइडिया था जिसका एम था टू इस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी वेयर एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर सीजेस टू एग्जिस्ट। तो एक थ्योरेटिकल आइडिया था, ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे ना हो। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एरिवू विद्या तुलाई, तो ये एक नाम इस तरीके का आ सकता है, तो याद रखना ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रिलेटेड ही है। एक लया कॉम क्या होता है, लया कॉम होता है दैट इज मूवमेंट टू लिबरेट द इंटेलेक्ट बाई पेरियार, तो ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव इनके दो पैम्पलेट के द्वारा जो थे प्रमोट किए जाते थे, एक नमाथु कुरिकल, एक दूसरा होता था तीरा वितक कलाका लतियम, तो ये नाम एक बार पढ़ लेना। इस तरीके का कुछ भी एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ है। FIDE वर्ल्ड कप, फिडे जो वर्ल्ड कप है ये आपको याद रखना चेस इवेंट के रिलेटेड है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया में होस्ट किया गया गोवा द्वारा 2025 का इवेंट। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी, लिवरपूल UK के अंदर हुई थी, और यहाँ पे इट वाज फीचर्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन इवेंट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये पहली बार मेन और वुमेन का इवेंट एक साथ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने जो है 4 मेडल जीते हैं, और 2 तो ये गोल्ड इन्होंने जीते हैं, और एक नूपुर जी ने जीता है आपका सिल्वर मेडल, और पूजा रानी ने जीता है आपका ब्रॉन्ज मेडल, और कजाकिस्तान ने जो मेडल टैली है उसमें टॉप किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, राजा प्रीतु राय, राजा प्रीतु राय कौन थे, ही वॉज द रूलर ऑफ कमरूपा जो कि असम के अंदर थे, और ये खैन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था, जो बख्तियार खिलजी है उसको हराया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना राजा प्रीतु राय। और कनाया वर्साई रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ से हमें प्रूफ मिलता है कि इन्होंने जो है तुर्क्स की डिस्ट्रक्शन करी थी, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, एक कनाई वरसाई रॉक इंस्क्रिप्शन, देन कमरूपा, देन खेन डायनेस्टी, देन ही डिफीटेड बख्तियार खिलजी। मैग्सेसे अवार्ड जो एजुकेट गर्ल NGO है इंडिया का, वो पहला इंडियन NGO बनाया ऑर्गेनाइजेशन जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2025 का जीता है, ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। एक न्यूज़ है तीरा वैली, तो तीरा वैली कहाँ पे है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में है, तो याद रखना कई बार प्लेसेस इन न्यूज़ में इस तरीके का आ सकता है, तो याद रखना तीरा वैली जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये सितंबर का यहाँ पे करंट अफेयर जो है हमने इंपॉर्टेंट जो है कंप्लीट कर लिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है तो, अगर प्रीलिम क्वालिफाई करना है तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक 2025 में आया है, तो याद रखना ये यूनियन होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर, और बिल का काम क्या है, ये बिल सी करता है फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर CM या कोई भी मिनिस्टर जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी कौन सी हमारे दिल्ली के साथ जो एसोसिएट करता है, अगर वो कस्टडी के अंदर ये रहते हैं 30 दिन लगातार किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसने इंट्रोड्यूस की या किसके रिलेटेड थी। आसियान के बारे में देखो, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर आपका आसियान जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसका सेक्रेटरीट की बात करें तो जकार्ता में है, जकार्ता कहाँ पे आपका, इंडोनेशिया के अंदर है। तो इनिशियली जो फाउंडिंग मेंबर थे याद रख लेना इसके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। अगेन बोल रहा हूँ मैं, इसको याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट ST, इस तरीके से आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, देन आपका आ गया सिंगापुर, और देन आ गया थाईलैंड। ये फाउंडिंग मेंबर है, बाकी मेंबर तो हैं ही, वो तो याद रखने ही है, अगर नहीं भी याद रहे एटलीस्ट फाउंडिंग मेंबर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसका आ सकता है। कुछ न्यूज़ में है एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो देखें,
गाज़ा के अंदर आपको खान यूनिस, राफा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जबालिया, देन देर उल बला, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। सूडान के अंदर दारफुर रीजन जो है ये याद रखना है। खार्तूम जो रीजन है वो भी याद रखना है। ब्लू नाइल स्टेट और साउथ कोरोफान, यहाँ पे आपको सिविल वार देखने को मिलेगी। यूक्रेन का आपको पता है कीव, देन डोंस्टिक, देन जापोर्जिया, देन चिरकैप्सी, देन खार्किव। खार्किव जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे यूक्रेन के अंदर याद रखें एक दनाइपर रिवर है जो कीव जो है यहाँ पे वहाँ से फ्लो करता हुआ सीधा ब्लैक सी में जाके ड्रेन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर भी कुछ प्लेसेस न्यूज़ हैं। एक है इतूरी एंड नॉर्थ कीवू। तो कीव जो है याद रखना, जो कीव है वो आपकी यूक्रेन के अंदर है, लेकिन नॉर्थ कीवू जो आएगा वो याद रखना वो कॉन्गो के अंदर है। और यहाँ पे कॉन्गो रिवर बेसिन जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका के अंदर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में थी, तो इसका याद रखो हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। 2003 में इस्टेब्लिश किया था कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंडर। मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आता है। और कंपोजिशन क्या होती है इसके अंदर, एक चेयरमैन होता है प्लस 6 अदर मेंबर होते हैं, चेयरमैन प्लस 6 अदर मैन। अपॉइंट कौन करता है, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। 2000 में लॉन्च हुई थी, लगभग 25-26 साल हो गए इसको। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो याद रखना मिनिस्ट्री के लिए ही मैंने मेंशन किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं ये यूनियन बजट 2014-15 के अंडर इसको क्या किया गया था, अनाउंस किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इट वाज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किसके अंडर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। लाइसेंस और गवर्न जो ये किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। और कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ होनी चाहिए। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की, लेकिन मोस्टली जो है 200 करोड़ आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियली चाहिए। एलिजिबल प्रोमोटर्स की बात करें तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं वही हो सकते हैं। प्रोफेशनल विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो भी इसके साथ एसोसिएट करते हैं। प्रोजेक्ट कुशा, ये डीआरडीओ और बेल द्वारा लगाया गया है, बनाया गया है इस प्रोजेक्ट कुशा को। इसका काम क्या है, ये इंडिजिनियस इनिशिएटिव है जो डेवलप करेगा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इंडिया के अंदर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो एक्सपेक्ट कर सकते हो 28 और 2029 के लिए। तो याद रखना प्रोजेक्ट कुशा जो है ये इंडिजिनियस इनिशिएटिव है जो किसके लिए लिया गया है, जो डेवलप करेगा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए, ताकि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकें। और ये डीआरडीओ और बेल का इनिशिएटिव है। एक है सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, इट इज टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिटरेंट एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बाय एक्सपेंडिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। मतलब कि जो सुदर्शन चक्र मिशन है ये आपका नेशनल सिक्योरिटी शील्ड को पक्का और इंडिजीनियसली और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिया गया है। अब एक ये न्यूज़ में है आपका, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अग्नि 5। अग्नि 5 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये याद रख लेना। सो इट वाज लॉन्च्ड वाज कैरिड आउट अंडर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। सो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर इसका लॉन्च जो कैरी किया गया। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रख लेना, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 स्टेज इसके अंदर सॉलिड फ्यूल इंजन है। रेंज इसकी लगभग 5000 से ऊपर की ओर है। डेवलप आपके डीआरडीओ ने किया है और ये हमारे 5 में से एक, मतलब 1 of 5 मिसाइल जो है डेवलप की गई है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। अब ये 5 कौन सी हैं, एक तो आपकी आगे पृथ्वी, देन त्रिशूल, देन नाग, देन आकाश, और ये आपकी 5वीं आगी अग्नि। तो ये पांचों की पांचों जो हैं आपके गाइडेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंडर इसको डेवलप करते हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, तो सिंपल से याद रखो ये नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो 2024 का डेटा है। तो फर्स्ट जो इसमें आया आपका दिल्ली, देन महाराष्ट्र, फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड कर्नाटका। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इतना कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, तो ये याद रखना नीति आयोग।
एक विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन है, न्यूज़ में थी, तो ये किसके रिलेटेड है याद रखना, इट इज़ रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के साथ ये रिलेट करती है। 15 COP जो रामसर की हुई है वो हुई है कहाँ पे, जिम्बाब्वे के अंदर। तो रामसर एक साइट है ईरान के अंदर जो वेटलैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू वेटलैंड्स, बस इतना याद रख लो, आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन देख के ईजिली निकल जाएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर, MOEFCC के अंडर है, और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। सिंपल से याद रखो, वाटर पोल्यूशन एक्ट जो 1974 था उसके अंडर आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिखता है। यहाँ से वाटर के एक्ट से ये बनता है, लेकिन इसकी जो पावर है वो आपको एयर एक्ट जो है 1981 उससे ड्राइव करता है। सिंपल सी याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वाटर एक्ट जो है उससे बना है, और इसकी पावर जो डिराइव करता है वो एयर एक्ट से ये डिराइव करता है। दोनों की डेट्स याद रखनी है। अब एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है जो सेम कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर सेम एक्ट के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये सप्लीमेंट करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल लॉज एंड रूल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स के अंदर जो है ये जो है आपको एसोसिएट करेगा, हेल्प करेगा, सप्लीमेंट काम करेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है। तो सिंपल से याद रखना, जो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये UNDP द्वारा किसको दिया जाता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिजीनियस पीपल, जो लोकल पीपल हैं प्लस लोकल कम्युनिटीज़ हैं, टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट। तो लैंड डिग्रेडेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कंजर्वेशन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तो ये जो है UNDP द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वहाँ पे लोकल कम्युनिटी और प्लस इंडिजीनियस लोग जो वहाँ के हैं वो मिल के इन चीज़ों को कंजर्व करें। एक बीबी फातिमा वुमेन जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो विनर हैं इसके, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मिलेट बेस्ड मिक्स क्रॉपिंग ऑन रेन फेड एरिया। जो रेन फेड एरिया है वहाँ पे उन्होंने मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया था, इसलिए उनको बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो विनर हैं किसके, आपके इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो ऐसे इनिशिएटिव अगर आप अपने मेंस के नोट्स में अगर आप इंक्लूड करोगे तो बहुत ही यूनिक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे ये चीज़ें यूज़ कर पाते हैं। तो ये वाले नोट्स जो हैं आपने थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड माइंड होके सोच के रखना है, ताकि आप ये वाले पॉइंट्स सेम यही होते हैं वैल्यू एडिशन जो आपको अलग से ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है मेंस के अंदर। एक आवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ये 3rd UN कॉन्फ्रेंस है जो कि लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो ओपन हुई हैं आवाज़ा तुर्कमेनिस्तान उनकी हेल्प के लिए, तो याद रख लेना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आप जो हैं वो MOEFCC के अंडर होते हैं, उन्होंने अप्रूव किया वेस्ट बंगाल का प्रपोजल टू इंक्रीज़ एरिया। तो वेस्ट बंगाल के जो टाइगर रिजर्व है सुंदरबन उसका एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए NBW जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसने अप्रूव किया है। नाउ बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन साइज़। तो पहला जो टाइगर रिजर्व इन साइज़ है ये UPSC में PYQ आ चुका है। तो नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट है। और अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन बना है, तो अब याद रख लेना आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, सेकंड। इंडिया के अंदर 58 टाइगर रिजर्व हैं। तो प्रोसीजर टू डिक्लेयर और ऑल्टर टाइगर रिजर्व, तो ये टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ ये सेक्शन 38V ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है। किसकी एडवाइस मैंडेटरी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो है एडवाइस जो है उसको लेके जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। अब ये जो स्टेप्स हैं मैंने यहाँ पे दिए हैं, एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। तो होपफुली मुझे लगता है इन्वायरमेंट अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये आपको आता होगा। मैत्री 1 इनिशिएटिव, तो ये लॉन्च हुआ है गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, टू डेवलप ए 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट इन द अरावली हिल। तो ये याद रख लेना।
और ये पार्ट क्या है, एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम। एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के अंदर आपका मैत्री-1 इनिशिएटिव गुरुग्राम के अंदर लिया गया है, ताकि वहाँ पे लगभग 750 एकड़ का एक अर्बन फॉरेस्ट जो है डेवलप किया जाएगा, विच इज़ ए पार्ट ऑफ अरावली हिल। अच्छा, इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किस रिवर के, ऑन द्री एंड तोंगन रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थोड़ा यूनिक से पॉइंट है, और रिवर्स भी यूनिक है। द्री रिवर और तोंगन रिवर आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और दिबांग वैली के अंदर ये है इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। वॉल्केनो इरप्ट हुआ है माउंट लेवातीबो। माउंट लेवातीबो कहाँ पे है, याद रख लेना, इंडोनेशिया के अंदर। और माउंट किलाविया ये आपका यूएसए के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है, तो याद रख लेना केरला बनी है। और मल्लापुरम जो है वो फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। होप एनालॉग मिशन, ये इसरो ने इनॉग्रेट किया है सोकार वैली के अंदर, जो कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। और ये जो मिशन है इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब सोकार वैली को ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि फॉर मार्स लाइक कंडीशन हमें हाई यूवी रेडिएशन और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और एक्सट्रीम कोल्ड और सैलाइन परमाफ्रॉस्ट जैसी कंडीशन चाहिए, जो कि आपको कहाँ पे मिलती हैं, सोकार वैली के अंदर, जो कि लद्दाख के अंदर है। तो ये याद रख लेना आपने। इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल जो है वो 2035 तक रेडी हो जाएगा। ये कितना लंबा होगा, इतना लंबा होगा कि जितनी आपकी 40 स्टोरी बिल्डिंग है। पर्पज़ क्या होगा, लूनर मिशन के लिए होगा, इंक्लूडिंग इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो मून पे जाएगा, जो प्लान किया गया है बाई 2040। तो ये यहीं से जाएगा। पेलोड ये लगभग 80 टाइम्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट या अप्रॉक्सीमेटली 27 टन टू मून, इतना ये वेट जो है आपका पे लोड जो है वो कैरी कर पाएगा। ये 3 स्टेज बना रहे हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट होगा फॉरेस्ट फर्स्ट 2 स्टेज। तो पहली 2 स्टेज जो हैं, फर्स्ट 2 स्टेज में आपको लिक्विड प्रोपेलेंट देखने को मिलेगा, और थर्ड स्टेज में आपको क्रायोजेनिक जो है प्रोपेलेंट देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ है जो एआई के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जीपीआई के अंदर जो है वो किसने लिया है, तो याद रखना एआई के लिए जो कोड्स लाया गया वो यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया गया। तो यूरोपियन यूनियन काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड चीज़ें हैं आज के टाइम पे वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड। तो स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया है, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको ऐसा कुछ फॉर्म ना हो कि कोई चीज़ छूट गई है। अब तुलसीदास जी जो हैं उनके 500 बर्थ एनिवर्सरी थी, तो पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उनका रियल नेम था रंबोला दुबे। तो याद रख लेना तुलसीदास जी का रियल नाम क्या था, रंबोला दुबे। इनके टीचर थे श्री नारहरि दास जी, श्री नारहरि दास जी। इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, जो आपको याद है। तो इट वॉज रिटन ऑन द बैंक ऑफ गंगा एट अस्सी वाराणसी इन द अवधी डायलेक्ट ऑफ हिंदी। तो जो रामचरितमानस जो है आपके तुलसीदास जी ने लिखी थी, वो ओरिजिनली अवधी लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, और अवधी जो है आपकी हिंदी लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट है। और यूनेस्को के अंदर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इसको रामचरितमानस को इंक्लूड किया हुआ, मेंशन किया हुआ, मतलब इसको इंक्लूड कर दिया गया। इन्होंने और क्या कंपोज किया था, विनय पत्रिका, कविता वाली और विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा के अंदर, जो कि हिंदी डायलेक्ट का ही एक पार्ट है। तो याद रखना ब्रज डायलेक्ट के अंदर आपका विनय पत्रिका और कवितावली जो है वो कंपोज की थी। और बाकी इनका काम अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट गीतावली हो गया, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवाई, हनुमान चालीसा एंड अदर, ये सब इनकी कंपोजिशन है, इम्पोर्टेंट वर्क से। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और फिलोसफर थे फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय इन द लीनिएज ऑफ जगत गुरु रामानंदाचार्य, उनकी लीनिएज से थे। ये एक वैष्णव हिंदू सेंट थे एंड पोइट ऑफ सागुना भक्ति ट्रेडिशन। तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है ये कौन सी भक्ति ट्रेडिशन को के साथ एसोसिएट करते हैं। तो सागुना भक्ति ट्रेडिशन के ये क्या थे, फॉलोअर थे, और ये रिनाउंड किए जाते हैं डिवोशी टू द लॉर्ड रामा। तो लॉर्ड रामा के ये क्या है, डिवोटी हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं।
ही ऑल्सो बिलीव दैट निर्गुणा, जो निर्गुणा होते हैं, निर्गुणा वो होते हैं जो बिलीव करते हैं कि गॉड हैज़ फॉर्मलेस, मतलब गॉड की कोई भी फॉर्म नहीं है। और सागुना होते हैं, इन्होंने ना ही तो ही ऑल्सो बिलीव दैट निर्गुणा एंड सागुना आर नॉट अपोज टू ईच अदर। तो ये ऐसा मानते थे निर्गुणा और सागुना जो है वो अपोज में नहीं है किसी के भी। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि ये आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन्होंने संकता मोचन टेम्पल जो है वो डेडिकेट किया था किसको, लॉर्ड हनुमान को। कहाँ पे, वाराणसी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। रामलीला जो है, फर्स्ट पर्सन टू हैव स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ रामलीला वाज मेघ भगत, जो कि स्टूडेंट थे तुलसीदास जी के। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, जो रामलीला आज के टाइम पे जो मनाई जाती है, तो एक थ्योरी ये बोलती है कि जो रामलीला है वो मेघ भगत द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। और मेघ भगत कौन थे, तुलसीदास जी के क्या थे, स्टूडेंट थे। और जो रामलीला है ये यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर भी इसको मेंशन किया गया। तो ये इनका एक याद रख लेना। नन विल क्वेश्चन योर कास्ट और क्रीड इफ यू डिवोट योर सेल्फ टू गॉड यू बिलोंग टू हिम। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई ये किसने बोला है, तो याद रख लेना ये तुलसीदास जी ने बोला है। अब ये तुलसीदास जी जो थे वो किन के कंटेम्प्रेरीज थे, याद रखना, गुरु नानक, मियाँ मीर, सूरदास, अकबर, मीराबाई, तुकाराम, सेंट एकनाथ, चैतन्य महाप्रभु, अच्छा शंकर देवा, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, शेख अहमद सरहिंदी। तो ये कुछ नाम से आपने ध्यान रखना, इनके कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपकी, तो काकोरी ट्रेन एक्शन का जो इंसिडेंस हुआ था 9 अगस्त 1925 यूपी के अंदर, इसको 100 साल पूरे हो गए, 100 ईयर कंप्लीट हो गए। तो ये 10 रेवोल्यूशनरीज द्वारा जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, उन्होंने ये क्या किया था, जो ब्रिटिश इंडियन ट्रेन थी, रेलवे जो थी वहाँ पे उन्होंने उनको लूटा गया था, ताकि वो मनी कलेक्ट करके अपनी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उनको क्या करें, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो की लीडर याद रखना कौन कौन से थे। की लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, एंड देन चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चंद्रशेखर आज़ाद जो है 1931 में इनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर। और जो इनमें से डेथ सेंटेंस किस किस को मिला था और इनको हैंग किया गया था, याद रख लेना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों को क्या किया गया था, हैंग किया गया था काकोरी केस के रिलेटेड, इंसिडेंट्स के रिलेटेड। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के अंदर बनी थी, किसके द्वारा, आरपी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ सन्याल, जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी और बाकी जो इनके साथ एसोसिएट थे। तो इंपॉर्टेंट ये 3 नाम याद रखें, इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट करा था जिसको येलो पेपर कहा जाता है, और उसको पब्लिश किया गया था एज ए मैनिफेस्टो, और टाइटल किया गया था रेवोल्यूशनरी 1925 के अंदर। फिर उसके बाद आती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 के अंदर बनाई गई थी, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला में। किसने बनाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु और बाकी भी इनके साथ एसोसिएट थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब जुलाई के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। तो याद रखना, नेशनल कोऑपरेटिव ईयर ऑफ 2025 डिक्लेयर किया गया है। तो नेशनल कोऑपरेटिव जो है इंपॉर्टेंट है। किसके अंडर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के अंदर। और दिस इज द ओनली सेकंड सच पॉलिसी फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये दूसरी ही पॉलिसी है, इससे पहले ज़्यादा नहीं। तो पहली जो पॉलिसी कोऑपरेटिव्स के लिए बनी थी वो 2002 में बनी थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग 50 करोड़ सिटीजन हु आर ईदर नॉट मेंबर और इनएक्टिव इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इनटू एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया जो बाकी 50 करोड़ लोग हैं, या तो वो मेंबर हैं ही नहीं, और जो मेंबर हैं भी लेकिन इनएक्टिव हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है एक्टिव होना चाहिए उनके लिए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फंडामेंटल राइट के अंदर आपको आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी के अंदर देखने को मिलेगा। डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 43B के अंदर देखने को मिलेगा।
पार्ट 9B जो है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, विच एडिड आर्टिकल 243ZH से 243ZT फॉर कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए। अब मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव होती हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल करती हैं और इनको गवर्न करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। अब जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करती हैं और ये फॉर्म रिस्पेक्टिव जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं उनके अंडर इनको गवर्न किया जाता है। याद रख लेना, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, MP और कर्नाटका, ये 5 जो स्टेट हैं ये आपके 57% ऑफ ऑल कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन तेलंगाना, देन MP और देन कर्नाटका। तो इन 5 स्टेट्स के अंदर आपके 57% कोऑपरेटिव्स देखने को मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो रिसेंटली रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तो ये चीज़ याद रख लेना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हमेशा से न्यूज़ में रहता है। और रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल किस किस के लिए बना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है जो ट्रिब्यूनल बना गया, ये डिस्प्यूट जो है इंटर स्टेट जो है इशू है आपका आर्टिकल 262 इसके साथ एसोसिएट करता है, जो प्रोवाइड करता है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, कि भाई पार्लियामेंट जो है वो अलो कर सकती है ऐसा कुछ बनाने के लिए। सो पार्लियामेंट में provide that neither Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any dispute or complaint। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ऐसी आपको गाइडलाइन दे सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या कोई और भी कोर्ट जो है वो वाटर के डिस्प्यूट या इस कंप्लेंट के डिस्प्यूट में नहीं कर सकता है कुछ भी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो याद रख लेना कि आर्टिकल 262 के अंदर पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए थे। पहला जो लॉ बनाया था वो है दी रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और जो दूसरा है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। अब ये क्या, ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को टू इस्टेब्लिश रिवर बोर्ड, किसके लिए? फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आपने पढ़ लेना है, स्टैटिक पोर्शन है ये। और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का क्या बोलता है? ये यूनियन गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश ए ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर। जो यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि भैया आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए अगर रिक्वेस्ट स्टेट्स करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। राइट टू वोट आपको पता है एक स्टैट्यूटरी राइट है और दैट कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 326 यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हर एक सिटीजन को अलो करती है जो 18 साल से कम नहीं है। अर्लियर जो है 21 ईयर का आदमी या जो कोई भी पर्सन, मैन और वुमेन, जो भी 21 ईयर का था वो वोट कर सकता था, लेकिन इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने इस 21 ईयर को डिक्रीज करके 18 ईयर कर दिया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। तो ये किसके लिए हुआ था? टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप ए यूनिफॉर्म अप्रोच ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ए कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस। सिंपल सी बात है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन मतलब कि कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए बनाई गई है। तो सिंपल से याद रखना, इसके अंदर 3 मेंबर हैं और इसका हेड याद रखना, इट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी है आपका वो इसको हेड करेगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको फुल एग्जीक्यूटिव पावर है। इंपॉर्टेंट है मेडॉग मेगा डैम प्रोजेक्ट। मेडॉग मेगा डैम प्रोजेक्ट ये चाइना ने स्टार्ट किया किसके ऊपर? यारलुंग जेंको रिवर के ऊपर, जिसका हमें जो नाम पता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है यारलुंग जेंपो। तो इसके ऊपर ये है मेडॉग मेगा डैम प्रोजेक्ट जो चाइना बना रही है। कहाँ पे? तिब्बत में। और तिब्बत में जो गोल है कार्बन न्यूट्रलिटी का वो 2060 का एक पॉइंट है, अलग से ऐसे ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन सिंपल सा पूछेंगे भाई कंपाला प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो ये 10 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं इंडिया की इंगेजमेंट विद अफ्रीका के साथ। तो इंडिया अफ्रीका का जो रिसेंटली क्या हुआ था, मीट हुआ था, वहाँ पे ये कंपाला प्रिंसिपल को क्या किया गया है? रिवाइव किया गया है। और इसमें क्या है 10 पॉइंट्स दिए गए हैं और याद रखना जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे वही होंगे। सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी है भाई कंपाला जो प्रिंसिपल है और इंडिया अफ्रीका की इंगेजमेंट के लिए है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो हैं 10 गाइडिंग प्रिंसिपल।
मेरकोजर ये एक सदर्न कॉमन मार्केट है जो लैटिन अमेरिका के अंदर है, 1991 के बनाई गई थी। किसके लिए? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल्स एंड पीपल। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना मोंटीवीडियो जो कि उरुग्वे की कैपिटल है वहाँ पे। वेनेजुएला रिसेंटली उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। एक मिनट। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की 17 सबमिट हुई है। तो इसके की हाईलाइट क्या है? यहाँ पे एक लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज़। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो इन्होंने किया है कि भाई जितनी भी सोशली डिटरमाइंड डिजीज़ हैं उनको एलिमिनेट करना है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर और पर्टिकुलरली इन द ग्लोबल साउथ। कहाँ के लिए? ग्लोबल साउथ के लिए। अब ये सोशली डिटरमाइंड डिजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? सोशल है। सोशल मतलब कि सोशल क्या है? आपकी पॉवर्टी होगी, इनइक्वालिटी होगी, लिविंग कंडीशन जो आपकी ख़राब होगी, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं सोशली डिटरमाइंड डिजीज़। तो ये आपको ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं सोशली डिटरमाइंड डिजीज़। सेकंड क्या है? ब्रिक लीडर फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक इनकी डिक्लेरेशन है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे? ब्रिक्स कैपेसिटी को रेज करेंगे रिसोर्सेज के लिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट कर सकें। तो नेक्स्ट 5 ईयर का ये प्रोग्राम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डबल स्टार में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर फंड जो है ये क्या है। सबसे पहले ये याद रखेंगे आपको कि ब्रिक्स के अंदर जो है इसको बनाया गया है, अभी रिसेंटली इसको डिस्कस किया गया है, लेकिन ये ब्रिक्स के अंदर है नहीं। ये बेसिकली चीज़ क्या है? इसको लॉन्च किया गया था जो COP UNFCCC की हर साल जो आपकी मीटिंग होती है, COP 28 जो UAE के अंदर हुई थी, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जो है उसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा लार्ज स्केल प्रिडिक्टेबल और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट किन कंट्रीज को? जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफ प्रिजर्विंग एंड एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट कवर। सिंपल सा फॉरेस्ट की बात है, तो जो ये क्या करेगा? जो फॉरेस्ट कवर है उसको एक्सपेंड और प्लस प्रिजर्व करने के लिए ये आपका फंड बनाया गया है। एम क्या था कि भाई $US जो है आपका 4 बिलियन एनुअली इसके अंदर होना चाहिए। ब्रिक्स ने क्या किया है? ब्रिक्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड है एज एन इनोवेटिव मैकेनिज्म है जो कि लॉन्ग टर्म क्या करेगा? फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो इसको रिकॉग्नाइज किया है रिसेंटली ब्रिक्स ने, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका गीलिंग ट्रीटी जो ऑस्कस के है। एक ये ऑस्कस क्या होता है? AUK US, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये एक इनका संगठन है, इसके अंडर आपको गीलोंग ट्रीटी जो इन्होंने एक ली है। एक गीलोंग ट्रीटी का एक बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो ऑस्ट्रेलिया और यूके ने साइन किया है, तो ये याद रख लेना। और ये क्या चीज़ है? जो ये गीलोंग है ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए पार्टनरशिप है, तो याद रख लेना। और इसमें कोलैबोरेट किया जाएगा। बेसिकली जो USA और UK हैं ये ऑस्ट्रेलिया को कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो भी न्यूक्लियर पावर्ड जो है सबमरीन वगैरह वो चीज़ें इन्वेंट कर सके। तो एम क्या है? टू सपोर्ट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द यूरो एटलांटिक और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अच्छा, ऑकस जो है ये 2021 के अंदर आया था। ये एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, याद रख लेना। इसके 2 पिलर हैं। पिलर 1 का फोकस क्या करता है? डेवलपिंग शिप बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 3 नेशन। ये जो 3 नेशन है, इन तीनों नेशन के अंदर जो है शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है। और सेकंड जो पिलर फोकस करता है वो जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ 8 एडवांस्ड मिलिट्री कैपेसिटी, तो याद रख लेना। अब एक 5I अलायंस भी है जिसके अंदर इसी के अंडर है, वो क्या करेंगे? उसके तहत ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। तो ऑकस का बेसिकली फोकस क्या है? एक्सक्लूसिवली ऑन हार्ड पावर। तो ये सॉफ्ट पावर नहीं, ये हार्ड पावर को प्रमोट करता है। एक गिरमितिया कम्युनिटी न्यूज़ में थी। गिरमितिया कम्युनिटी बेसिकली इंडियंस लोग थे जो ब्रिटिश कॉलोनी में लेके जाया जाता था और वहाँ पे उनको काम करवाया जाता था। जैसे मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कैरिबियन। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या किया जाता था? ट्रांसफ़र किया जाता था इंडिया से। तो इनको बोलते हैं गिरमितिया कम्युनिटी। ये इंडेंजर्ड लेबरर्स थे जो इंडिया को छोड़ के
19वीं सेंचुरी के मिड में ब्रिटिश कॉलोनी के लिए काम करने के लिए गए थे। ये मोस्टली कहाँ कहाँ के लोग थे? ये मोस्टली यूनाइटेड प्रोविंस जो प्रेजेंट है यूपी और बिहार के लोग थे जो इन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट आज आपको देखने को मिलेंगे, उस दौरान पे ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए लेके गए थे। तो इनको बोलते हैं गिरमितिया कम्युनिटी, ये न्यूज़ में था। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से ये न्यूज़ में है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बाई 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। बेसिकली ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ये नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। तो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल जो है हुगली रिवर, यहाँ से एक सी रूट जो है लगभग 539 किलोमीटर का, वो आपको यहाँ पे सितवे जगह है आपकी, कहाँ पे? म्यांमार के, उसको कनेक्ट करेगा। फिर सितवे से 158 किलोमीटर आगे जगह एक आती है प्लेटवा, तो प्लेटवा को कनेक्ट करेगा। देन प्लेटवा से सीधा आपका मिजोरम की जो ऐजवाल है वहाँ पे कनेक्ट करेगा। और रास्ते में एक आपको आ गया जोरिंगपुरी बॉर्डर जो म्यांमार क्रॉसिंग के है, और लगभग 62 किलोमीटर हाईवे है। ये वाली जो है 62 किलोमीटर हाईवे है जोरिंगपू, यहाँ से प्लेटवा से जोरिंगपू। फिर जोरिंगपू से ऐजवाल आपका 100 किलोमीटर हाईवे है। तो ये वाला जो है ये सी रूट है, बाकी वाला जो है हाईवे के थ्रू बनाया गया है। तो ये प्लेटवा, ये कालाधन रिवर जेटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा मोरे, जो कि मणिपुर के अंदर है, किसके साथ? थाईलैंड के साथ, माई साथ, वया म्यांमार। तो ये वाला जो है अलग है, याद रखना। इंडो म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है, तो ये भी याद रखना है। और आपने कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो भी याद रखना है। अब यूएसए ने रिसेंटली यूनेस्को से क्या कर लिया है? पुल आउट कर लिया है। ये तीसरी बार है जब यूएसए ने यूनेस्को से खुद को बाहर किया है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएसए जो है वो अराउंड 8% जो है टोटल बजट जो है यूनेस्को का, उसमें कंट्रीब्यूशन यूएसए का था। और यूनेस्को जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका पर्पस क्या था? ये कंट्रीब्यूट करता है पीस और सिक्योरिटी को, और प्रमोट करता है कोलैबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस और कल्चर के, इन तीनों के तहत। हेडक्वार्टर यूनेस्को का आपका पेरिस के अंदर देखने को मिला। 194 मेंबर हैं और प्लस 12 एसोसिएट मेंबर हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो है यूनेस्को के द्वारा लॉन्च की जाती हैं। एक है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट, एंड देन वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। तो ये 2 रिपोर्ट्स के नाम आपने याद रखने जो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, और एक रिपोर्ट ये याद रखना कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक मैप प्रोग्राम है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जिसमें से 13 जो हैं मैन एंड MAB जो प्रोग्राम है यूनेस्को का उसके अंडर है। तो याद रखना रिसेंटली 13th एक जो है आपका मैप प्रोग्राम में ऐड किया गया इंडिया के द्वारा। तो याद रखना 13th कौन सा है मैप प्रोग्राम के अंदर, कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की ऐड हुई है, और 12th कौन सी थी? 12th और 13th जो है ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी जो है मैप प्रोग्राम के अंदर है, ये आपने कॉमेंट सेक्शन में एक बार बता देना है लिख के। अच्छा, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड क्या है? इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो कि सीख करेगा फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एक्ट्स एंड वायलेंस अगेंस्ट UN पीस कीपिंग। तो UN पीस कीपिंग के साथ जो प्रमोट करेगा अकाउंटेबिलिटी वायलेंस अगेंस्ट UN पीस कीपिंग के लिए। तो ये ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड याद रखना, इंडिया लेड इनिशिएटिव है। अच्छा, एक पैक्ट फॉर फ्यूचर है जो एक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। तो ये भी सिंपल से याद रखना कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के रिलेटेड है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ये फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट कोड है जो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल को। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार दोबारा आया तो याद रख लेना। रोम स्टैट्यूट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया इसकी कोई भी पार्टी नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हेग नीदरलैंड के अंदर मिलता है। तो ये रिपीटेटिव है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब सिंपल सा E3 कंट्रीज क्या है? ये एक इनफॉर्मल कंट्रीज हैं, याद रख लेना, UK, जर्मनी और फ्रांस। ऐसी एसोसिएशन बहुत कम पूछी जाती हैं क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे इंडिया का कुछ मेंबरशिप या कुछ लेना देना हो तभी क्वेश्चन वो पूछा जाता है। बट E3 है तो ठीक है, याद रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। UK, जर्मनी और फ्रांस, ये 3 कंट्रीज हैं। रेड सी हॉट टॉपिक, हमेशा इसका स्टैटिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पढ़ना। तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना,
ये कनेक्ट करता है आपके गल्फ ऑफ एडन को बाबल मंदेव के होते हुए किस में, मेडिटेरेनियन सी से वाया स्विस कैनाल। तो मेडिटेरेनियन सी में और गल्फ ऑफ एडन को ये कनेक्ट करता है। इट कंटेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सैलाइन सी वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि वर्ल्ड का मोस्ट सैलाइन सी वाटर इसके अंदर है। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन बहुत कम वहाँ पे होती है। एंड नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर। कोई भी पानी रिवर्स के थ्रू नहीं आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट यूपीएससी ऑलरेडी एक बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है, तो ये चीज़ याद रख लेना कि कोई भी वाटर एंटर नहीं करता रेड सी के अंदर रिवर्स के थ्रू। न्यू कैलिडोनिया ये एक फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन के अंदर। न्यूज़ में थी तो याद रख लेना। ये एक सेमी ऑटोनोमस पैसिफिक टेरिटरी है। तो कहाँ पे है, पैसिफिक टेरिटरी, पैसिफिक ओशन के अंदर है। किसकी टेरिटरी है, तो फ्रेंच की ओवरसी टेरिटरी है। M23 रेबल ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा दोनों ने बैक किया है। M23 रेबल हैव कमिटेड ए परमानेंट सीज फायर इन ईस्टर्न कॉन्गो। तो याद रख लेना M23 रेबल जो है कॉन्गो और रवांडा के बीच में, और यहाँ पे तुत्सी पीपल रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, तुत्सी पीपल। प्राइम मिनिस्टर धन धन्या कृषि योजना, तो ये स्कीम है, ये यूनिट बजट आपके 2025-26 के अंदर लॉन्च की गई है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए लॉन्च की है। ये इंस्पायर होती है जो नीति आयोग का ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उससे इंस्पायर होकर धन धन्या कृषि योजना है। इस स्कीम का फोकस एक्सक्लूसिवली है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। फोकस क्या रहेगा, ये 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं जहाँ पे लो यील्ड और वाटर स्कैर्सिटी और लिमिटेड रिसोर्स जो इशू कर रहे हैं उनके ऊपर इनका यह फोकस रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, क्रॉप डाइवर्सिटी को इनकरेज किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए वहाँ पे कैपेसिटी बनाई जाए एट पंचायत लेवल एंड ब्लॉक लेवल पे, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाए, शॉर्ट टर्म और प्लस लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है एसोसिएट करती है। नीति आयोग जो है वो फाइनलाइज करेगी कि वो 100 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लें, नीति आयोग को फाइनलाइज करना है 100 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे यूपीएससी का एक बार पीवाईक्यू आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, चेयरमैन का 2010 में बनी थी, लगभग 15 साल हो गए हैं इसको, तो इंपॉर्टेंट अगेन। इसका चेयरमैन जो है फाइनेंस मिनिस्टर है। वहाँ पे लिखा हुआ था इफ़ आई एम रिकॉलिंग इट राइट, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट जो दी हुई थी कि भाई इस जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन है आरबीआई का गवर्नर है। तो वो शायद वो गलत थी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी। तो याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है। तो इसमें जो है ना रेगुलेटरीज जो हैं उनके हेड हैं इसके अंदर, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, आईआरडी हो गया, इनके हेड जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसने एक रिपोर्ट निकाली है, वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट या नेशनल डेट एक बात होती है। पब्लिक डेट मतलब इंटरनल डेट कितना है और एक्सटर्नल डेट कितना है। तो जो इंटरनल डेट है ना वो सबसे ज़्यादा है, 96-97% है। तो याद रखना इंटरनली हमारे इंडिया में डेट ज़्यादा लिया जाता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली जो है लगभग 3-4% जो है वो आपका है डेट, तो इंटरनल डेट ज़्यादा है। अब ये वाला ना काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, और काफ़ी इसमें से हालांकि इतने क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें ना ये बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड में ये आपको एक टेबल की फॉर्म में बना के दिया ताकि ईजिली याद रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया के अंदर, इंडिया जो है 4th ग्लोबली ट्रेडमार्क फिलिंग है 2023 की बात करें तो। अब ये याद रख लेना, लोकार्नो एग्रीमेंट ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है WIPO के अंडर जो साइन हुआ था 1968 के अंदर। अच्छा, स्प्रीहा जो स्कीम है ये भी इंटीग्रेट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजुकेशन को हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस कंट्री। अब याद रखना हमारे यहाँ पे GI जो टैग हैं वो GI टैग एक्ट 1999 के अंदर दिए जाते हैं, और टर्म ऑफ प्रोटेक्शन 10 साल के लिए दिए जाते हैं GI टैग, और ये रीन्यू हो जाते हैं 10 साल के लिए फिर से अगर आप एडिशनल फ़ी जो है वो पे करोगे। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन एक्ट है,
इसमें आप 10 साल के लिए होता है, और रिन्यू अगर करना है तो 5 साल के लिए फिर से प्लस हो जाएगा। पेटेंट्स इंडिया में 20 साल के लिए अलो हैं। कॉपीराइट की बात की जाए तो ये यहाँ पे लगभग जब तक ऑथर की लाइफ टाइम है प्लस 60 ईयर, मतलब कोई एक ऑथर है, अगर सपोज करो उसकी वो 80 ईयर्स तक वो जीवित रहते हैं, तो जब तक वो जीवित हैं तब तक तो कॉपीराइट रहेगा ही, प्लस उनकी डेथ के बाद 60 साल तक क्या रहेगा, कॉपीराइट उस चीज़ पे रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसका भी 60 ईयर है, लेकिन अगर कोई परफॉर्मर है तो 50 साल है उसके लिए। अच्छा, अब ट्रेडमार्क का याद रखना, ट्रेडमार्क कितने साल के लिए मिल सकता है, ये 10 साल के लिए मिलता है, और 10 साल और एडिशनली रीन्यू हो जाएगा अगर आप उसके लिए फ़ी दोगे। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन जो है वो 10 साल के लिए अलो किया जाता है, और प्लांट वैरायटीज़ के लिए 6 से 10 साल के लिए है, डिपेंड करता है कौन कौन से प्लांट वैरायटी आप जो है अपने लिए पेटेंट ले रहे हो, तो ये याद रखना 6 से 10 साल के लिए होता है। तो होपफुली ये वाला चीज़ आपको अब याद रहेगी। लास्ट ईयर यूपीएससी 2025 के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सिंपल इजीली आराम से पढ़ेंगे। ऐसा फंड, एनी फंड इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच इज़ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसा फंड जो इंडिया के अंदर प्राइवेटली पोल किया जाता है इन्वेस्टमेंट में, जो कलेक्ट करता है फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से, वो फंड जो है कलेक्ट करता है, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो और चाहे वो फॉरेनर हो, फिर वो इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंगली, और एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है बनाता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हमारे इंडिया में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो 3 कैटेगरी के अंदर जो है हमारे यहाँ पे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो याद रखना, कैटेगरी 1 के अंदर जो है आपके आते हैं स्टार्टअप्स, जैसे वेंचर कैपिटल हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, एंजल फंड हो गया, है ना, एसएमई बैंक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, ये आपके आते हैं कैटेगरी 1 के अंदर। कैटेगरी 2 के अंदर दे डू नॉट यूज लेवरेज और डेट अदर देन टू कवर देयर डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जैसे याद रखना प्राइवेट इक्विटी फंड आ गया, डेट फंड आ गया, रियल एस्टेट फंड आ गया, सिर्फ आप एग्जांपल से याद रखो, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था। हेज फंड जो है ये भी आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कैटेगरी 3 के अंदर आता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, तो याद रखना इक्विटी किसकी, पब्लिक इक्विटी के अंदर, तो वो भी आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता है। क्रोपिक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। ये क्या करेगा, इट विल यूज़ एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म, किसके लिए, फोटो एनालिसिस के लिए, तो ये याद रख लेना, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर। अल्मोनियम और बॉक्साइट, एल्युमिनियम और बॉक्साइट का क्या याद रखना है, इंडिया में उड़ीसा में 41% जो होता है एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है, और सेकंड पे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आपको बॉक्साइड ज़्यादा देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का, लगभग 58% जो है एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है। कॉपर की बात करें तो इंडिया का राजस्थान जो है वहाँ पे 52% जो है रिजर्व हैं, और प्रोडक्शन इंडिया के अंदर जो है एमपी जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। रिजर्व की बात करें कॉपर की तो वो राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें इंडिया के अंदर तो वो आपका मध्य प्रदेश है। और ऐसे जो है चिली जो है वो लार्जेस्ट वर्ल्ड का रिजर्व उसके पास है, लार्जेस्ट शेयर है 19% कॉपर, तो वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन महादेव। तो सिंपल से याद रखें, ऑपरेशन महादेव जो है ना, टू काउंटर टेररिज्म, ये इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस के द्वारा मिल के ये ऑपरेशन महादेव टू काउंटर टेररिज्म जेएंडके के अंदर चलाया गया था, तो ये इतना याद रखना है। ऑपरेशन मैड मैक्स, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसको किया गया है। ये किसके लिए, टू क्रैक डाउन इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो इलीगल ट्रेड होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये मेडटेक, मेड मतलब मेडिसन, तो यहाँ से याद रख लेना, मेडिसन ड्रग, मेडिसन जो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उसकी इलीगल जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए। प्रोजेक्ट 17A बहुत सालों से ये न्यूज़ में है, बहुत सालों से चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि दे विल आस्क यू अबाउट इट, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी कि भाई एक स्टिल्थ फ्रिगेट जो है शिप्स वगैरह बिल्ड करता है। आईएनएस उदयगिरी जो है सेकंड शिप है जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाई गई थी, जो अभी रिसेंटली डिलीवर की है इंडियन नेवी को। इरेजर क्या है,
ERASR, ये एक टोटली इंडिजीनियसली एंटी सबमरीन है रॉकेट सिस्टम, एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है। तो किसके द्वारा? DRDO द्वारा बनाया गया है। अस्त्र मिसाइल जो है DRDO और IAF द्वारा बनाया गया है। ये इंडिजीनियसली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, तो ये याद रख लेना। इट विल इंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाई मैनोवरिंग सुपरसैनिक एयरक्राफ्ट को ये क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो डेवलप DRDO द्वारा किया गया है। ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है इसकी, और इसकी रेंज जो है लगभग 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ज़्यादा तक की है। प्रलय मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है और क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है विच कैन फ्लाई एट हाइपरसोनिक स्पीड। और ये हैदराबाद बेस्ड DRDO फैसिलिटी रिसर्च सेंटर जो है वहाँ पे उन्होंने बनाया है, और रेंज इसकी 150 से 500 किलोमीटर के बीच में रहेगी। कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। तलिस्मान सब्र जो एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग इंडिया और प्लस 19 अदर कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। जय माता जो है वो इंडिया और जापान के अंदर इंपॉर्टेंट है। जय माता याद रख लेना, जय माता जो है ये आपकी इंडिया और जापान के अंदर है। और जय माता मतलब जय माता एक जापानीज वर्ड जो है सी यू लेटर, इसका मतलब क्या? सी यू लेटर। घड़ियाल, इट प्रेफर डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर, जो घड़ियाल हैं डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर को प्रेफर करते हैं। इनका रेंज घड़ियाल कहाँ कहाँ पे आपको पाए जाएंगे? नेपाल की राप्ती नारायणी रिवर और इंडिया के अंदर गैंजेस की ट्रिब्यूटरी, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज और राप्ती नारायणी रिवर जो नेपाल का है वहाँ पे, तो इंडिया और नेपाल के अंदर आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे। और IUCN की बात की जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्लॉथ बियर न्यूज़ में था, तो ये आपका फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और ये नेटिव कौन कौन सी कंट्री से है? तो याद रखना इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, INS, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका का नेटिव है स्लॉथ बियर। इट डज नॉट हाइबरनेट अनलाइक अदर बियर स्पीसीज, जैसे दूसरी बाकी की बियर की स्पीसीज होती हैं वैसे ये हाइबरनेट मोड में नहीं जाता है। ये मोस्टली नॉकटर्नल है और IUCN इसका जो है वल्नरेबल है। ठीक है। साइट्स की 50th एनिवर्सरी हुई है और ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। मैं जल्दी जल्दी से इसको आपका स्किम कर देते हैं इसको, और होपफुली आपको ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। इसकी 50वीं एनिवर्सरी है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओरिजिनली 1963 में कंसीव हुआ था IUCN की मीटिंग में, और 1975 में ये क्या हुआ था? फोर्स में आया था। एम क्या है इसका? वॉलेंट्री इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट में है, और इसका काम क्या है? टू सर्टेन कंट्रोल कवरिंग ऑल इंपोर्ट, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं या री एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। इसका सेक्रेटरीट जो है वो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एडमिनिस्टर किया है। कहाँ पे? एट जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। IUCN इसको प्रोवाइड करता है साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है। और 185 कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1976 में। ऑल दो साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, तो ये नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करता है। रैदर ईच पार्टी इम्प्लीमेंट इट थ्रू इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, हर एक पार्टी जो है, हर एक कंट्री है, अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के थ्रू इसको क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है। इंडिया के अंदर जो इसकी COP3 हुई थी वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी 1981 में, और साइट ट्रेड डेटा बेस भी है इसका, जो मैनेज करता है UNEP, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, साइट्स के बिहाफ पे। अब साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स होते हैं, याद रखना। अपेंडिक्स 1 के अंदर ऐसी स्पीसीज जो थ्रेटेंड होती हैं एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने वाली होती हैं, और यहाँ पे ट्रेड परमिट की जाती है इन ओनली एक्सेप्शनल केसेस। नॉर्मली यहाँ पे आपको ट्रेड इन स्पीसीज की नहीं अलो होती है, लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस आता है तो उस केस में जो है ट्रेड जो है वो अलो की जाती है। स्पीसीज जो हैं आपकी अपेंडिक्स 2 में जो थ्रेटेंड से लेस थ्रेटेंड होती हैं, नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड बट विद एक्सटिंक्शन, ज़रूरी नहीं है वो एक्सटिंक्शन हो रही है, इससे कम जिनको ख़तरा होगा वो आपको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड जो भी होगी ना वो कंट्रोल्ड मैनर में होगी, ऐसे नहीं है कि हर एक चीज़ की ट्रेड करने की अलोवेंस होगी, तो पूरा कंट्रोल्ड मैनर में होगा। अपेंडिक्स 3 जो है, यहाँ पे जो स्पीसीज जो प्रोटेक्ट की गई हैं वो एटलीस्ट 1 कंट्री, किसी एक कंट्री में अगर उसको प्रोटेक्ट किया गया तो उसको अपेंडिक्स 3 में डाल दिएंगे। विच हैज़ आस्क्ड अदर साइड पार्टीज फॉर असिस्टेंस एंड कंट्रोलिंग द ट्रेड।
ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है किसके द्वारा? इट वाज रिलीज बाय सेक्रेटरीट ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो ये चीज़ याद रख लेना। एक आइलैंड न्यूज़ में था क्राइचली आइलैंड, ये कहाँ पे है? बिटवीन रामेश्वरम एंड थोथुकुडी। रामेश्वरम और थोथुकुडी के बीच में है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार और मैरीन नेशनल पार्क जो तमिलनाडु के बीच में है, तमिलनाडु में है। एक तकोरा आइलैंड है, तो सिंपल से याद रखना, तकोरा आइलैंड आपका जापान में है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिज्मिकली एक्टिव वॉल्केनो। यहाँ पे वॉल्केनिकली एक्टिव आपका आइलैंड है, तो ये चीज़ याद रखना है। बित्रा आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप के अंदर है, ये इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है, याद रख लेना। तो लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी है और ये बित्रा आइलैंड जो है ये स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड इन द टेरिटरी है। इसका एरिया लगभग 0.105 स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत छोटा सा एरिया इसमें। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें याद रख लेना कि 5+3+3+4 ये मेथड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक पोर्टल है, परख पोर्टल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर है और इसमें पीपल टू टीचर रेशो क्या है? 30:1, मतलब कि 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर। और टीचर जो है 50 घंटे 50 आवर ऑफ कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेगा हर साल। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन लीव इट। काशी डिक्लेरेशन, सिंपल से याद रखना, ड्रग फ्री इंडिया। तो ड्रग फ्री इंडिया बनाने के लिए काशी डिक्लेरेशन हुई है। तलाश इनिशिएटिव जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ये इनिशिएटिव लिया है तलाश। ये क्या करेगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं ट्राइबल्स, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा। और कहाँ पे? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर। सिंपल सा आएगा 3/35 इनिशिएटिव। 3/35 इनिशिएटिव क्या है? तो ये WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका एम क्या है? टू रेज प्राइजेस ऑफ एनी और ऑल द 3 अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। जो टोबैको है, अल्कोहल है या शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करना है? आपने प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं ताकि लोग कम से कम इनका यूटिलाइज करें। तो बाई एटलीस्ट 50% इसके ऊपर जो है हेल्थ टैक्स आप लगाना है। थ्रू हेल्थ टैक्स इसके प्राइसेस इंक्रीज करें बाई 2035। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट, चोला गंगम लेक। चोला गंगम लेक का दूसरा नाम है जो है वो पनेरी लेक है। ये रिकॉग्नाइज किया गया लार्जेस्ट एंशियंट मैन मेड लेक इन इंडिया। तो किसने बनाया था? राजेंद्र चोला वन ने, चोला एम्पायर के जो थे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फिडे। ये चेस चैम्पियनशिप हुई है, यहाँ पे दिव्या देशमुख जो हैं वो फर्स्ट इंडिया की वुमेन बनी है जिन्होंने यहाँ पे जीता है। तो इम्पॉर्टेंट है, किससे जीती हैं ये जॉर्जिया की बैथूमी जो हैं उनसे जीती हैं। ठीक है, याद रखना, बैथूमी जॉर्जिया की जो है। इंडियन कोनेरू हम्पी। 2024 में मेन और वुमेन का चेस टीम ने क्या लिया था? गोल्ड लिया था और वो कहाँ पे हुई थी? बुदापेस्ट, हंगरी में हुई थी। नो, नेक्स्ट जो हमारा आता है जून के कुछ करंट अफेयर हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन किंग दाओ चाइना के अंदर इसकी सबमिट हुई है। और SCO चार्टर क्या कहता है? दी ग्रुप मेक्स डिसीजन बाय एग्रीमेंट विदाउट अ वेट। तो SCO का चार्टर में क्या बोलता है? जो ये SCO का ग्रुप है ये जो डिसीजन लेता है बाय एग्रीमेंट विदाउट अ वोट, बिना वोट के। एंड दीज डिसीजन आर कंसिडर्ड अडॉप्टेड इफ नो मेंबर स्टेट, कोई भी अगर मेंबर स्टेट अगर ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है तो फिर ये माना जाता है कि भैया ये अडॉप्ट किए जाए। SCO का सिंपल से याद रखो, हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। इंडिया 2017 में मेंबर बना था। तो याद रखना 10 मेंबर हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। और लेटेस्ट ईरान बना है 2023 में और बेलारूस बना है 2024 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। G7 की 51st सबमिट हुई है, कहाँ पे? कनाडा के अंदर। और G7 की कंट्रीज याद रखो, फ्रांस, देन आपका जर्मनी, देन इटली, UK, USA, जापान और आपका कनाडा। तो ये 7 कंट्री हैं G7 की। WTO अगेन एक स्टैटिक टॉपिक है। 1995 माराकेश एग्रीमेंट के तहत आया था और इट इज़ एन सक्सेसर टू गैट। तो याद रख लेना गैट के अंदर 2 चीज़ें थी, एक तो आ गया WTO, दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे भी पता लगेगा आपने पूरा लेक्चर सुना है। सो इसका
उरुग्वे ऑफ राउंड हुआ था 1886 से 94 से, और जिसके अंदर नेगोशिएशन की गई थी, जिसकी वजह से जो है WTO आपका क्रिएशन में आया था। 166 मेंबर है, इंडिया इसका 1995 से ही मेंबर है, और डिसीजन जो है इसका कंसेंसस के बेस पे लिया जाता है। सेक्रेटरीट की बात करें वो जनेवा के अंदर है इसका। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से ही नाम याद रख लेना। इसके 50 साल पूरे हुए हैं, और 1975 मई में 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था। यहाँ पे याद रखना किस ट्रीटी के तहत आया था, ट्रीटी ऑफ लागोस। तो ट्रीटी ऑफ लागोस के तहत में आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट आया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अबूजी, और अबूजी कौन सी जगह पे है, नाइजीरिया के अंदर। और ये याद रख लेना इंडिया वाज ऑब्जर्वर स्टेट 2004 के अंदर। जंगेजूर कॉरिडोर, जंगेजूर कॉरिडोर जो है तुर्की और अज़रबैजान के रूट में आता है। ये 43 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट रूट है जो आर्मेनिया के सिन्यूक प्रोविंस को कनेक्ट करता है। ये डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच में, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जंगेजूर जो कॉरिडोर है ये जो डिस्प्यूटेड एरिया कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 193 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। 1944 में आया था, किसके थ्रू आया था, बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन। तो याद रखना शिकागो कन्वेंशन के थ्रू आया था। तो ये एक UN की एजेंसी है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर याद आपने रखना यार, हेडक्वार्टर इसका निज़ामाबाद में बना है, और जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर निज़ामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसके चेयरपर्सन जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस बोर्ड के। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना। और लगभग 30 वैरायटीज़ जो हैं इंडिया के अंदर जो हैं, ओवर 20 स्टेट्स, मतलब लगभग 20 स्टेट्स के अंदर हमारे यहाँ पे इसकी 30 मोर देन 30th वैरायटी जो है वो ग्रो की जाती हैं। और इंडिया जो है ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें 70% ग्लोबल प्रोड्यूस करते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट जो है आपके लगभग 64% जो है ये प्रोड्यूसर हैं। लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट ये कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर, UAE, USA और मलेशिया के अंदर इसको जाया जाता है। GI टैग कुछ मिला है, सांगली एंड वाईगांव टर्मरिक जो महाराष्ट्र से है उसको GI टैग मिला है। इरोड मंजल जो है तमिलनाडु से टैग मिला है, और लेकादोंग जो है मेघालय के अंदर। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं, ये टर्मरिक है उनके नाम है, और इनको GI टैग मिला हुआ है। नैनो डैप क्या है, इफ्को ने ये लॉन्च किया है, ये वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया है, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट टू रिमेंबर इट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, और इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज और भी आती है, उसका नाम है एक्सरसाइज एलिफेंट। तो एक्सरसाइज एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, और एक्सरसाइज खान क्वेस्ट भी इंडिया मंगोलिया के अंदर आती है। एक पैसेक्स है, वो ये इंडिया और UK के अंदर, UK के साथ होती है। अच्छा, कुछ नई रामसर साइट्स जो हैं वो राजस्थान के अंदर आई हैं। तो एक वेटलैंड है खिच्चन वेटलैंड, और दूसरा मेनार वेटलैंड। तो खिच्चन वेटलैंड और मेनार वेटलैंड जो है सॉरी, ये आपके रामसर साइट्स जो हैं उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। इस मंथ के हिसाब से 91 है, और आज के टाइम पे आपको 2 और जो हैं टोटल आई थिंक 93 और 94 हो गई हैं रामसर साइट। तो ये एक बार आप चीज़ें देख लेंगे, तो लेटेस्ट कौन कौन से जो हैं वो ऐड हुई हैं वो आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, ग्रेट फ्लामिंगो सेंचुरी, ये कहाँ पे बनी है, तमिलनाडु के अंदर बनी है। ठीक है, IUCN ग्रेट फ्लामिंगो का क्या है, लीस्ट कंसर्न है, याद रख लेना। और ये ब्रीड करते हैं शैलो वेटलैंड में, जो या तो सैलाइन होंगे या तो एल्कलाइन होंगे। फ्लैमिंगो सिटी जो है वो गुजरात के अंदर कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बनाई गई है फ्लैमिंगो सिटी, ये याद रखें। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये फर्स्ट असेंबली इसकी कन्वीन हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, इंपॉर्टेंट है। UNFCCC जो है वो प्रेसिडेंट थे। 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व थी, और प्लस नॉन रेंज कंट्री भी इंटरेस्टेड जो है बिग कैट कंजर्वेशन की, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट थी। अब बिग कैट याद रखें कौन कौन से होते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और पूमा।
ये याद रख लेना। और ये लॉन्च कब किया गया था? 2023 में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया इज़ द होस्ट कंट्री एंड सेक्रेटरीट फॉर IBCA। ठीक है, तो याद रख लेना, इंडिया होस्ट कंट्री के साथ साथ सेक्रेटरीट भी प्रोवाइड करता है। नो चाइना फाउंडिंग मेंबर, मतलब चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब देखो, टाइगर जो है वो आपका इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 साइट्स में आता है। लेपर्ड, लायन, स्नो लेपर्ड और चीता, ये चारों के चारों जो हैं आपके वल्नरेबल हैं, लेकिन शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 में ही आते हैं। जैगवार आपका नियर थ्रेटेंड है, प्यूमा जो आपका लीस्ट कंसर्न है। लेकिन याद रख लेना, जैगवार और पूमा ये दो ऐसी बिग कैट हैं जो आपके इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके की स्टेटमेंट आ सकती है कि जो आपकी क्वेश्चन क्या आएगा, आपकी जो बिग कैट्स हैं उनमें से कौन कौन सी जो हैं इंडिया के अंदर नहीं पा जाती? तो जैगवार और पूमा ये दोनों इंडिया के अंदर नहीं पा जाती। एक है सालखन फॉसिल पार्क, ये आपकी यूपी के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। और इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, याद रख लेना, टेंटेटिव लिस्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसमें ऐड किया गया है। और इसका दूसरा नाम है सोनभद्र फॉसिल पार्क। ठीक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेल प्रिजर्व्ड साइट है वर्ल्ड की। वॉल्केनो कुछ याद रखना, माउंट इतना जो है ये इटली के अंदर है, ये हाईएस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड माउंटेन है और मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनिक है वर्ल्ड का। यूरोप का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है माउंट इटना और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। माउंट लेवतोबी और लकी लकी, ये इंडोनेशिया के अंदर है वॉल्केनो, माउंट लेवतोबी, लकी लकी। और किलावो वॉल्केनो जो है ये हवाई USA के अंदर है और ये एक शील्ड वॉल्केनो है। नेक्स्ट, मैनोस्फीयर क्या है? मैनोस्फीयर क्या है? इट encompasses ऑनलाइन कम्युनिटीज promoting narrow aggressive definition of masculinity and the false narrative that feminism has harmed men's right। नॉर्मली आज के टाइम पे कुछ लोग जो हैं पर्टिकुलरली मेल, वो क्या करते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि साहब फीमेल जो हैं वो हमारी जो मैस्कुलिनिटी है उसको हार्म कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव सा टर्म है जो कि वुमेंस के अगेंस्ट जो है वायलेंस इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इसको बोलते हैं मेनोस्फीयर। एक्सियम 4 मिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के शुभांशु शुक्ला जी जो थे वो इंडिया के एस्ट्रोनॉट थे और ये एक 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गया था और ऑफ प्राइवेट USA कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा ये, और विद इंडिया का जो नासा और स्पेस एक्स जो है उसकी कोलैबोरेशन इसके साथ देखने को मिली थी। शुभांशु शुक्ला की बात करें, ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गए हैं और एंड ही वॉज ओनली द सेकेंड टू ट्रैवल स्पेस। स्पेस में जाने वाले दूसरे हैं। तो पहले कौन से थे आपके? राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर ये पहले गए। ये एक 14 डे मिशन था, इसके अंदर बाई किसके द्वारा? बाई फॉल्कन एंड लॉन्च व्हीकल, और ये एक 2 स्टेज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल था। बाकी एस्ट्रोनॉट जो इनके साथ ट्रैवल किए थे, एक पैगी वैटसन जो USA की थी, और स्टेवोज यूजांस्की पोलैंड से, और तिबोर कापो हंगरी से। कास्ट सेंसस इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस जो है वो हर सेंसस के साथ इनोमरेट किया जाता था। कब? 1881 से 1941 के बीच में। जो लास्ट ऑफिशियल डेटा है कास्ट सेंसर के ऊपर वो अवेलेबल है 1931 का, और जैसे एज द 1941 डेटा वाज नॉट पब्लिश ड्यू टू World War II। 1941 में भी डेटा हुआ था लेकिन वो पब्लिश ही नहीं हुआ था क्योंकि World War II की वजह से वो पब्लिश नहीं हुआ था। तो हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है कास्ट सेंसस का वो 1931 सेंसस का है। अलॉन्ग विद 2011 सेंसस एक सेपरेट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इसका जो डेटा है वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। तो ये चीज़ याद रख लेनी है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसस इन इंडिया, इसकी कहानी क्या है? तो इंडिया के अंदर जो रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है। कब से? 1881 से।
आर्टिकल 246 जो है उसके अंदर सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है 7 शेड्यूल के। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो हैं वो ऑथराइज किए जाते हैं कि वो डिज़ाइन करें सेंसस का प्रोफार्मा कैसा होगा, इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन, कि भाई कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे, इनको इंक्लूड करना है नहीं करना है इसमें, और इसमें विदाउट द नीड फॉर अमेंडिंग द एक्ट। तो ये सब करने के लिए उनको अमेंड नहीं करना है एक्ट, मतलब कि एक्ट अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 340, ये 240 नहीं है 340 है, ठीक है, आई थिंक 246 है, तो एक बार एक देख लेंगे। आर्टिकल जो आपका है 340, आर्टिकल 340 क्या बोलता है, इट मैंडेट अपॉइंटिंग ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो आर्टिकल 340 बोलता है भाई एजुकेशनली, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या करो, एक कमीशन अपॉइंट करो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो आता है इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस। तो ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस जो है वो आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट जो है राइट टू हैव अनअब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये भी जो राइट है आर्टिकल 21 के अंदर है, तो ये दोनों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी के सेक्शन से। तो सिक्किम में साहब 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, तो याद रख लेना 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, उसकी वजह से जो है यूएसए के है सिक्किम को फुल फ्लैज इंडिया की स्टेट का पार्ट बनाया गया। 35th जो अमेंडमेंट थी उसने सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट बनाया था अंडर आर्टिकल 2A के साथ, और 36 से इंडिया का ये फुल फ्लैज स्टेट बन गया था, और ये 22nd स्टेट बनी थी। आर्टिकल 371F के अंदर इसको सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस मिले गए हैं स्टेट ऑफ सिक्किम को, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर याद रखना शंघाई के अंदर है। 2015 में ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, और ये इसका काम क्या था भाई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें इसको क्या करेगा, सहयोग करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा। और इसकी मेंबरशिप जो है ओपन है, याद रख लेना, यूएन मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर्स ऑफ यूएन, यूएन के जो मेंबर हैं उनके लिए भी क्या है, इसकी मेंबरशिप ओपन है, इंक्लूडिंग बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग मेंबर, ठीक है। इसका आर्टिकल 2 जो है वो इसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कंबाइंड वोटिंग पावर जो होती है फाउंडिंग मेंबर्स की वो एटलीस्ट 55% रहेगी। इसी लाइन पे एक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, 1966 में बना था वो, इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपीन के अंदर है। इसका जो पर्पस था सोशली और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, कहाँ, अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। 69 मेंबर्स हैं, 50 इसके मेंबर एशिया पैसिफिक रीजन से हैं, 19 आउटसाइड द रीजन है इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक और आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में बना था ये, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, और ये फाइनेंसिस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है एशिया, प्राइमरली एशिया रीजन के अंदर ये प्रोवाइड करता है विद ग्लोबल रीच भी। 110 मेंबर हैं इसके अंदर, 100 इसके फुल मेंबर है और प्लस 10 इसके प्रोस्पेक्टिव मेंबर है। इंडिया जो है इसका फुल मेंबर है। एक और बैंक है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, 1964 के अंदर बना था, अबिदजान कोट डी आइवोरी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसका काम क्या था, अफ्रीका के अंदर सोशली एजुकेशनल डेवलपमेंट और पॉवर्टी को रिड्यूस करना। 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा इसके अंदर हैं, और प्लस 27 नॉन अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। और याद रख लेना अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया भी मेंबर है, यस इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर आपको वीना ऑस्ट्रिया के अंदर देखने को मिलेगा, 1957 में ये बनी थी। ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर, विद इन यूएन। इसका मोटो क्या है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 180 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था 1974 में और विड्रॉ कर लिया था 1994 में। ऑल मेंबर स्टेट मीट्स एनुअली इन वीना, तो वीना के अंदर ही सारी की सारे मेंबर स्टेट जो हैं हर साल मिलते हैं। इसको 2005 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था, तो ये भी याद रख लेना। IAEA इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ NPT,
ठीक है ना। एनपीटी का IAEA जो है मेंबर नहीं है। एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट की रोल इन वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द ट्रीटी, लेकिन उसके अंदर इसका बहुत अहम रोल है। एनपीटी की बात करें, ये बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी। ये 1917 में फोर्स में आई थी, याद रख लेना। इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल जो हैं ये इन्होंने कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये इसकी जो बाइंडिंग नेचर है उसकी वजह से। और नॉर्थ कोरिया ने भी 2003 में इसको विड्रॉ कर दिया था। नेक्स्ट आती है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी क्या करती है, इट बैन्स न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में और आउटर स्फेयर में और अंडर वाटर में। एटमॉस्फेयर, आउटर स्फेयर और अंडर वाटर में ये क्या करती है, ट्रीटी बैन करती है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना। और इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है, याद रखना, लेकिन रेटिफाई भी किया हुआ है, साइंड प्लस रेटिफाइड दोनों किए हुए इंडिया ने। नेक्स्ट आती है आपकी कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में। ये हर प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को क्या करती है, बैन करती है, चाहे वो आप मिलिट्री पर्पज़ के लिए बना रहे हो और चाहे आप पीसफुल यूज़ के लिए बनाते हो। तो अब ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना, अगर आपको याद ना भी रहे, तो ऐसी ट्रीटी जो बिल्कुल हर एक फॉर्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को क्या कर रही है, बैन कर रही है, तो इंडिया ने इसको अभी तक साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया के पास है ना न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर पावर तो हम हैं ही, तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। अनदर आती है आपकी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2017। ये कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ इट इंक्लूड कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन पार्टिसिपेशन इन एनी न्यूक्लियर वेपन अथॉरिटी। तो किसी भी न्यूक्लियर वेपन अथॉरिटीज़ को ये क्या प्रोहिबिट करती है, तो ये भी इंडिया ने साइन नहीं किया, याद रख लेना। प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने नहीं साइन किया, कम्प्रीहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन इंडिया ने नहीं साइन किया, और जो पार्शली टेस्ट बैन ट्रीटी है ये इंडिया ने साइन भी किया और रेटिफाई भी किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो विद दिस हमने पिछले 5-6 महीने का जो करंट अफेयर है वो एक ही मैराथन लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। लंबा लेक्चर है, लेकिन आप लोगों ने देखना है, होपफुली आपको इससे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाके सिर्फ एक ही चीज़ मुझे बतानी है, क्या ये वीडियो जो है आपको बेनिफिशियल है या नहीं, बस हाँ और ना में कुछ कमेंट्स कर दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।